हम्म। लास्ट क्लास में अपन ने क्या कर लिया था? इंटरेक्शन बिटवीन, अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा था। कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन ने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करा था। पहला क्लासिफिकेशन अपन ने करा था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। फिजिकल स्टेट ऑफ डीपीएम डीएम के बेसिस पर अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन को 8 पार्ट्स में क्लासिफाई करा था। अब अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, एग्जांपल्स याद है? हाँ, पूछ लूं? पक्का? तो मुझे एक बात बताओ, बूट पॉलिश डीएम क्या होगा? क्या होगा? और डीपी क्या होगा? लिक्विड होगा। फॉग की बात करूं, फॉग डीएम क्या होगा? फॉग में डीएम क्या होगा? गैस होगा। जय हिंद डॉक्टर्स। हाँ, फॉग में डीएम क्या होगा? डीबी क्या होगा? लिक्विड होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्प्रे की, डीएम डीपी। अगर मैं बात करूं कर्ड की, डीएम डीपी। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पर बात करूं डस्ट पार्टिकल, डस्ट की, डस्ट डस्ट, डीएम डीएम गैस, और डीपी। ये बात समझ में आती है? मिनरल्स की बात करूं, डीएम डीपी। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अब बस क्या रह गए थे कि अपन को ये पता करना था कि अगर डीएम कुछ है, डीपी कुछ है, तो सोल्यूशन का नाम क्या होगा। ठीक है, अब इसको इस टेबल से याद करेंगे। याद करो, मैंने आपको बताया था जो फेज होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं। इंटरफेस जो होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं। गैस गैस इंटरफेस पॉसिबल नहीं होता। गैस गैस इंटरफेस पॉसिबल नहीं होता क्योंकि गैसेस के मिक्सचर क्या बनाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, और कोलाइड होते हैं हेट्रोजीनियस। अब इसको याद कैसे करेंगे? सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, साथ साथ लिखते रहना। ये सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, एरोसोल, सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, एरोसोल। इमल्शन, जेल, फोम, सोल। फटाफट कहीं भी लिखो। इसको याद कैसे करेंगे? सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, एरोसोल, इमल्शन, जेल, फोम, सोल। बोलो सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, बोल लो पहले एक बार। सॉलिड सोल, सॉलिड, एरोसोल, एरोसोल, इमल्शन, जेल, फोम, सोल। ऐसे बोलो। ऐसे नहीं सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, ऐसे नहीं बोलना। इमेजिन करना है कहां पर आएगा। सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, एरोसोल, इमल्शन, जेल, फोम, सोल। वापस से बोलो। सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, एरोसोल, इमल्शन, जेल, फोम, सोल। दो बार और। सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, एरोसोल, इमल्शन, जेल, फोम, सोल। सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, एरोसोल, इमल्शन, जेल, फोम, सोल। एक और बार। एक और बार। एक और बार। कॉपी करो फटाफट। लिख लिया? बिना देख के लिख लो ना। बिना देख के लिखो। कोशिश करो बिना देख के लिखने की। लिख लिया? एक और बार बोलेंगे।
सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, एरोसोल, इमल्शन, जेल, फोम, सोल। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसको समझेंगे कैसे, समझना। फोम की बात करें तो ये क्या दे रखा है, डीएम दे रखा है, ये क्या दे रखा है, डीपी दे रखा है। तो फोम की बात करें तो डीएम क्या है, लिक्विड, डीपी क्या है, गैस। अगर अपन यहां पर बात करें जेल की तो डीएम क्या है, सॉलिड, डीपी क्या है, लिक्विड। अगर मैं यहां पर बात करूं एरोसोल की तो एरोसोल में डीएम क्या है, गैस, डीपी क्या है, सॉलिड। अब यहां पर एक डाउट आएगा कि सर यहां पर सॉलिड सोल दो दो दे रखे हैं, एरोसोल एरोसोल दो दो दे रखे हैं। तो एग्जामिनर स्पेशली मेंशन करेगा कौन से सॉलिड सोल की बात कर रहा है और कौन से एरोसोल की बात कर रहा है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। नेक्स्ट यहां पर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहां पर अपन, तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर दे रखा है, अ कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ वन गैस इन अनदर इज नॉट पॉसिबल सिंस द टू गैसेस वुड गिव अ होमोजेनियस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनियस इन नेचर। ये चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि गैसेस के मिक्सचर की अगर अपन बात करें तो गैसेस का मिक्सचर जो होता है वो कभी भी इंटरफेस कोई डेवलप नहीं करता है। अब अगर इंटरफेस डेवलप नहीं कर रहा है मतलब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर और गैस गैस इंटरफेस पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए अपन गैस गैस डीएपी डीएम की बात नहीं करते हैं। क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, हेटेरोजीनियस नेचर, और गैसेस का मिक्सचर क्या बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। तो यहां पर कभी भी आप गैस गैस इंटरफेस पॉसिबल नहीं देखोगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां पर सोल की, तो मुझे एक बात बताओ, सोल अभी अपन ने देखा था, सोल में डीपी और डीएम क्या होगा, सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, एरोसोल, इमल्शन, जेल, फोम, सोल। डीएम क्या है और डीपी क्या है, सॉलिड। मतलब अपीयरेंस कैसा नजर आएगा, लिक्विड जैसा नजर आएगा, क्योंकि दूर से जो देखते हैं वो डीएम नजर आता है, और डीएम क्या है, लिक्विड। मतलब अपीयरेंस कैसा नजर आएगा, लिक्विड। इफ द कोलाइडल सिस्टम हैज द अपीयरेंस ऑफ अ फ्लूइड देन इट इज कॉल्ड अ सोल। ऑन द बेसिस ऑफ डीएम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्स आर पॉसिबल। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, डीएम अगर सपोज करो वाटर है तो सोल्यूशन का नाम क्या होगा, हाइड्रोसोल और एक्वासोल। अगर यहां पर डीएम में बोल दूं बेंजीन है तो क्या बोलेंगे, बेंजोसोल। अगर यहां पर डीएम एयर है तो बोलेंगे एरोसोल, और अगर यहां पर डीएम अल्कोहल है तो क्या बोलेंगे, एल्कोसोल। ठीक है। इमल्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। ठीक है। ऑयल इन वाटर, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऑयल इन वाटर, इसमें डीएम क्या होगा, डीएम क्या होगा, वाटर, और उधर डीएम क्या होगा, इन दिस वाटर एक्ट्स एज अ डीएम, इन दिस ऑयल एक्ट्स एज अ डीएम। ठीक है। अब याद करो मैंने आपको बताया था इसको पहचानेंगे कैसे, ऑयल इन वाटर मतलब अपीयरेंस कैसा नजर आएगा, वाटरी अपीयरेंस नजर आएगा, चिपचिपाहट नजर नहीं आएगी। एग्जाम्पल मिल्क, तो यहां पर देख लेंगे, एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इमल्शंस आर मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम। इन मिल्क लिक्विड फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। अब ये वेनिशिंग क्रीम क्या होती है, क्रीम के बारे में आपको थोड़ा ज्यादा ही पता होगा, आइसक्रीम नहीं होती है घोचू। यहाँ पर वेनिशिंग क्रीम की बात करें, देखो बहुत सारी क्रीम होती है ना, इस चीज के बारे में ज्यादातर आइडिया लड़कियों को ज्यादा होता है ना, कोल्ड क्रीम, हॉट क्रीम, है ना, बहुत सारी क्रीम होती है, नाइट क्रीम, सन क्रीम, है ना, विंटर क्रीम, समर क्रीम, बहुत सारी क्रीम होती है। वेनिशिंग क्रीम ये इनकी आइसक्रीम, है ना। अब वेनिशिंग क्रीम अगर मैं बात करूं तो वेनिशिंग क्रीम जनरली पता है यूज कब करते हैं, जब फेशियल करने जाते हैं ना तो तब यूज करते हैं। अब ये वेनिशिंग क्रीम काहे के लिए यूज करते हैं, जो एक्सेस ऑफ ऑयल मौजूद रहता है फेस पर, उस एक्सेस ऑफ ऑयल को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, है ना। यहाँ सुबह मुझे किसी ने बोला था कि गर्ल्स में से ही बोला था मुझे किसी ने कि इसको अपन यूज करते हैं फेशियल रिमूव करने के लिए, वो एक्सेस ऑफ ऑयल रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं, मतलब अल्टीमेटली एक्सेस ऑफ ऑयल रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वेनिशिंग क्रीम अपन किसके लिए यूज कर रहे हैं, ऑयल को वेनिश करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसके बाहर की तरफ अपीयरेंस कैसा, ऑयली या वाटरी, क्योंकि ऑयली होगा तो ऑयल कैसे हटा पाएगा, ऑयल और बढ़ा देगा। तो अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, वाटरी अपीयरेंस होना चाहिए। वहां पर अगर अपन बात करें एग्जांपल ऑफ दिस टाइप आर बटर, है ना, कोल्ड क्रीम एंड कॉड लिवर ऑयल। बात समझ में आ रही है, चिपचिपी नजर आती है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, कंटेनर में आप लोग पानी और ऑयल हमेशा देखना आपको दो सेपरेट फेस बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है। तो अब आप खुद सोचो कि यहां पर बात अल्टीमेटली किसकी हो रही है, वाटर और ऑयल की बात हो रही है, और यहां पर जब भी अपन इनकी बात करते हैं तो कभी भी ये सेपरेट फेज में नजर नहीं आते, ये हमेशा कैसे नजर आते हैं, मिक्स्ड नजर आते हैं, इंटरमिंगल्ड नजर आते हैं, कंबाइंड नजर आते हैं।
कभी भी क्या आप यहां पर देख रहे हो वाटर अलग हो रहा है, ऑयल अलग हो रहा है? नहीं। ये क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि यहां पर अपन क्या डालते हैं, एक थर्ड कंपोनेंट डालते हैं जिसे अपन बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, वाटर और ऑयल के बीच में एक सुपरफेशियल फिल्म का डेवलपमेंट करता है, इंटरफेशियल फिल्म का डेवलपमेंट करता है। अब वो इंटरफेशियल फिल्म क्या करती है, सुनना ध्यान से, वो क्या करती है, ऑयल और वाटर को क्या करके रखती है, बाइंड करके रखती है, जिसके कारण यहां पर अपन को अलग अलग फेज नजर नहीं आते। इसलिए आप देखना जब भी क्रीम में खरीदते हैं तो हमेशा उस पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। एक्सपायरी डेट इसलिए लिखी रहती है ताकि ये पता चल सके कि वो जो फिल्म का डेवलपमेंट हुआ है, जो वाटर और ऑयल को बाइंड करके रखी है, वो 2 साल बाद, 2.5 साल बाद क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और वाटर वाटर अलग हो जाएगा और ऑयल ऑयल अलग हो जाएगा। आपने देखा होगा जब क्रीम एक्सपायर हो जाती है तो वहां पर ऊपर ऊपर तो कुछ पानी पानी आ जाता है और नीचे नीचे जो होता है वो सेमी सॉलिड टाइप का रह जाता है ना। तो वो जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो क्या करके रखता है, ऑयल और वाटर को बाइंड करके रखता है, जिसे अपन बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट दोनों में अलग अलग अपन यूज करते हैं। अगर यहाँ पर ऑयल इन वाटर में इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे इमल्सिफाइंग एजेंट, गम, प्रोटीन, सोप। गम, प्रोटीन, सोप। अगर वाटर इन ऑयल की बात करें तो यहां पर इमल्सिफाइंग एजेंट हो जाएंगे हेवी मेटल, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल, लैम्प ब्लैक एक्सेट्रा। लैम्प ब्लैक क्या होता है, काजल होता है। यहाँ अपन ऐसे बोलते हैं कि मंदिर में कभी जब आरती करी होगी आपने तो कपूर से काला काला निकलता रहता है, और कभी कभार वो उसके छत पे भी लग जाता है, वो क्या होता है, लैम्प ब्लैक होता है। ठीक है, अब इसको याद करना पड़ेगा। एक के इमल्सिफाइंग एजेंट याद कर लो तो दूसरे के अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जीपीएस नजर आ रहा है, जीपीएस, जीपीएस, है ना। अब ये याद हो गया तो सामने वाले अपने आप याद हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कुछ ऐसे सच याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन की पता है जान है, क्योंकि अल्टीमेटली पता है इस सेक्शन में अपन को क्या पढ़ना है, इनके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है, इन्हीं का अपन को क्या कराना है, प्योरिफिकेशन कराना है, इन्हीं का प्रेसिपिटेशन कराना है और इन्हीं का प्रोटेक्शन कराना है। और जैसे ही ये सब खत्म होगा ये सेक्शन भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ कैटालिसिस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, इसको ध्यान से सुनना, मैं रटने को नहीं बोलूंगा, इसको हर एक चीज समझाऊंगा और एक बार समझ में आ गया तो अपने आप जवाब देने लगोगे। वरना तो अगर ये समझ में नहीं आया ना, जितनी बार रटोगे उतनी बार भूलोगे और बहुत जबरदस्त तरीके से यहां पर क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, एक बार समझ लो, मैं बता रहा हूं आपको। अब अगर मैं यहां पर बात करूं लायोफिलिक और लायोफोबिक की, बिल्कुल भी कुछ भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं लायोफिलिक की, सबसे पहले बात करूं लायोफिलिक की, ये फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग। अब यहां पर अपन बात करें, यहां पर क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर करा गया है, डीपी और डीएम के इंटरेक्शन के बेसिस पर करा गया है। मतलब डीपी और डीएम का इंटरेक्शन कैसा होगा, लविंग होगा। मतलब डीपी लव्स डीएम, डीपी और डीएम के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगा, लव होगा, एफिनिटी होगी, प्यार होगी, मोहब्बत होगी। कहां पे होगी, लायोफिलिक में। अब वहां देखो लायोफोबिक, फोबिया, हेट्रेड, रिपल्शन है। डीपी और डीएम के बीच में क्या होगा, हेट्रेड होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, समझ में आता है ना, फोबिया है मुझे पढ़ाई से है ना। तो यहाँ पर लायोफिलिक और लायोफोबिक की बात करें तो यहाँ पर समझ में आ रहा है डीपी और डीएम के बीच में क्या होगा, कंसिडरेबल एफिनिटी होगी, लव होगा, अट्रैक्शन होगा, और वहां पर क्या होगा, रिपल्शन होगा। रीड कर लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस इन व्हिच द डीपी हैज कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर द डीएम आर कॉल्ड लायोफिलिक सोल्स। लायोफिलिक क्या होते हैं, सॉल्वेंट लविंग होते हैं। ठीक है, या मैं कह दूं डीएम लविंग होते हैं। अगर बात करें लायोफोबिक की, कोलाइडल सॉल्यूशंस इन व्हिच द डीपी हैज नो एफिनिटी और अट्रैक्शन फॉर द मीडियम और फॉर द सॉल्वेंट आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। ये क्या होते हैं, सॉल्वेंट हिटिंग होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, डीपी और डीएम के बीच में क्या होता है, लव होता है, अट्रैक्शन होता है, एफिनिटी होती है। तो अपन को यहां पर क्या पैदा कर रहे हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस, पैदा नहीं मतलब डिफरेंसेस देखने हैं है ना। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना। एग्जाम्पल्स के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, अभी अगर बात करूंगा तो फिर रटना पड़ेगा आपको, मैं नहीं चाहता एग्जाम्पल्स आप रटो। ठीक है, उससे पहले यहां पर इसको समझते हैं। देखो मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, यहां पर
यहां पर क्या आएगी, एक कंपैरिजन वाली टेबल आएगी, और कंपैरिजन अपन को किसके देखना है, लायोफिलिक और लायोफोबिक का देखना है। अब यहाँ पर 12 से 13 कंपैरिजन के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो सर बोल रहे हैं कि इसको समझ लो, पढ़ लो, या याद कर लो, या रट लो, वो ऐसा लगेगा, ऐसी फीलिंग आएगी। पर मैं चाहता हूं कि आप खुद ही अपने आप आंसर करो। तो इसके लिए मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मुझे यहां पर एक ओवरव्यू देना पड़ेगा आपको लायोफिलिक और लायोफोबिक का, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या दे रहा हूं, इस पूरे कोलॉइड का ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, क्योंकि अल्टीमेटली इसी के बारे में अपन को पढ़ना है। तो पूरे कोलाइड का मैं क्या कर रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं। अभी आप सिर्फ क्या करोगे, सुनोगे, दिमाग में चीजें बिठाओगे और समझोगे। बात समझ में आ रही है? हो सकता है एक दो क्वेश्चन के डाउट रह जाएं, और मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि आपको डाउट कहां आ रहा होगा। मैं आपको खुद बता दूंगा आपको डाउट कहां आएगा, है ना। उसको होल्ड पे रख लेना, क्योंकि जब वो टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे अपन, वो अपने आप वहीं पे क्लियर हो जाएगा। पर मेरे साथ दिक्कत क्या है कि कंपैरिजन की टेबल यहीं पे दे रखी है और यहीं पे समझानी पड़ेगी। अब यहां तो ऐसे करूं कि मैं आपको बता दूं ऐसे 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 करके होता है, तो उसमें आपको भी मजा नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं, पूरी समरी बता रहा हूं। एक बार ये समरी अगर समझ ली तो कोलाइड बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता पड़ने लगेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अगर लायोफिलिक की बात करें तो लायोफिलिक में डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर कंटेनर है और इसमें क्या मौजूद है, डीएम मौजूद है। अगर मैं यहां पर डीपी पार्टिकल्स डालूंगा तो अब आप मुझे बताते जाना। अगर मैं डीपी पे डालूंगा टप 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 करके, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे डीपी पार्टिकल्स सारे के सारे नीचे सेटल हो जाएंगे या झूलते रहेंगे? झूलते रहेंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर डीपी पार्टिकल्स ऐसे झूल रहे हैं तो सोल्यूशन बना या पपीता, प्रेसिपिटेट बना या सोल्यूशन? सोल्यूशन बना। ये बात समझ में आ रही है? सोल्यूशन क्यों बना? क्योंकि यहां पर डीपी और डीएम के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, एफिनिटी है। डीपी चाह कर भी नीचे नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि डीएम उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सोल्यूशन बनाने के लिए क्या मैंने बाहर से कुछ एफर्ट्स लगाए? क्या मैंने यहां पर जबरदस्ती करी सोल्यूशन बनाने के लिए? यहां पर ये अपने आप बन गया। और अपन जानते हैं कि जब भी चीजें अपने आप होती हैं, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहती है ना। सिस्टम हमेशा यूनिवर्स में कहां जाना चाहेगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा। मतलब मैं कह सकता हूं अगर सोल्यूशन अपने आप बन रहा है, मतलब ये सोल्यूशन स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल होगा, क्योंकि अपने आप बना है, मैंने जबरदस्ती तो करी नहीं। मतलब सोल्यूशन क्या बन गया, अपने आप बन गया। मतलब ये क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर ये मोर स्टेबल है तो थोड़ी बहुत अगर इसमें इंप्योरिटीज डाल भी दूं तो क्या इसको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये मोर स्टेबल है, तो अगर मैं थोड़ी बहुत यहां पर इंप्योरिटीज डाल भी देता हूं तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, मोर स्टेबल है। ये क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है। तो यहां पर स्टेबिलिटी की तो बात अपन ने कर ली, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आप हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, मैं तो तोड़ के ही बताऊंगा इसको, तो फिर तो टूटेगा। थोड़ी बहुत डालोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ये नहीं टूटेगा, ये क्या है, स्टेबल है। अब यहां पर अपन नेक्स्ट बात करेंगे रिवर्सिबल नेचर की, रिवर्सिबल नेचर और इरिवर्सिबल नेचर की। अपन को यह पता करना है कि लायोफिलिक का नेचर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अब इसको देखो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अपन पता है कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। इस सोल्यूशन को अगर मैं, इस सोल्यूशन को अगर मैं क्या कर दूं, वार्म कर दूं और ड्राई कर दूं, वार्म कर दूं और ड्राई कर दूं, तो वार्म करने से क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, वार्म करूंगा तो इनके बीच की जो एफिनिटी है वो वीक हो जाएगी, और ड्राई करने से क्या होगा, जितने भी यहाँ पे डीपी पार्टिकल्स हैं उन सबको मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। मतलब यहां पर कौन रह गया, डीएम रह गया। यहां पे कौन रह गया, डीएम रह गया। तो वार्म करने से और ड्राई करने से हुआ क्या, वार्म करने से तो ये हो गया कि डीपी और डीएम के बीच की एफिनिटी ब्रेक हो गई, और ड्राई करने से क्या हो गया, सारे के सारे डीपी पार्टिकल्स बाहर चले गए। अब अगर इस डीएम में मैं फ्रेश डीपी डालूंगा तो मुझे एक बात बताओ, फ्रेश डीपी डालने पर क्या सोल्यूशन वापस से बन जाएगा? क्या सोल्यूशन वापस से बन जाएगा? मतलब नेचर क्या है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। नेचर क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल नेचर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें तो एक चीज तो समझ में आ गई, रिवर्सिबल नेचर है। एक चीज आपने मुझे यहां पर बताई कि यहां पर इनकी क्या है, स्टेबिलिटी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर जब ये प्रिपेयर कराया अपन ने, कोई स्पेशल मेथड कैरी आउट कराया क्या? नहीं, अपन ने क्या करा, मिक्स करा,
डीपी और डीएम को मिक्स करा तो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। ये अपन ऐसे कह सकते हैं, डीपी और डीएम को मिक्स करा, थोड़ा सा शेक करने पर क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, या थोड़ा सा वार्म करने पर सोल्यूशन बन जाएगा। क्या यहां पर स्पेशल मेथड कैरी आउट करा है? नहीं करा है। ठीक है, और अभी आपने बताया यहां पर इनकी क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है कि तो मैं कह सकता हूं थोड़ा बहुत मैं यहां पर इंप्योरिटीज ऐड कर लूं तो क्या है, टूटेगा? क्या आसानी से टूटेगा? अब टूटने की जब भी अपन बात करते हैं तो टूटने का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट करना, कोगुलेट होना, है ना, प्रेसिपिटेट होना, कोगुलेट होना। ब्रेकडाउन अपन कैसे देखते हैं सोल्यूशन का, कि अगर ये सारे पार्टिकल्स टपक जाते हैं नीचे, बॉटम में बैठ जाते हैं, मतलब ये क्या हो गया, सोल्यूशन ब्रेक हो गया। मतलब ये सोल्यूशन आसानी से तो टूटेगा नहीं, मुश्किल से टूटेगा। और मुश्किल से भी कैसे टूटेगा, आपके फेवरेट लिक्विड डाल के। अरे क्या बात है, आप पहचान गए, अल्कोहल और एसीटोन, अल्कोहल और एसीटोन। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, ये आसानी से तो टूटेगा नहीं, है ना, मुश्किल से टूटेगा। और मुश्किल से भी कैसे टूटेगा, क्या डालकर, अल्कोहल और एसीटोन डाल के। अब अल्कोहल डाल के या एसीटोन डाल के कैसे टूटेगा, इसके बारे में आगे बताऊंगा, कैसे होगा कोगुलेशन इसका, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर है यहां तक? तो बस अभी तो ये याद रख लो कि अगर लायोफिलिक का ब्रेकडाउन कराना है तो आसानी से ब्रेकडाउन नहीं होगा, मुश्किल से होगा। और मुश्किल से भी कैसे होगा, अल्कोहल और एसीटोन डाल के। क्लियर है बात सभी को? बस इतना ध्यान रखो, रीजन मैं आपको दे दूंगा, विश्वास करो मेरे पर, आगे मैं बताता हूं। आप भले भूल जाते हो कि मैंने पीछे क्या छोड़ा है, पर मैं आगे जरूर बताता हूं। अब अगर बात करें लायोफोबिक की, लायोफोबिक, आप मुझे बताओ डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसमें डीपी में पार्टिकल्स डालूंगा, टप 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 करके डालूंगा तो सारे पार्टिकल्स टपक जाएंगे, झूलते रहेंगे। तो आप मुझे बताओ, या पपीता बनाया सोल्यूशन? अब आप मुझे बता रहे हो पपीता बना, तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या ये सोल्यूशन बनाना चाहता है? नहीं बनाना चाहता है। मतलब मैं कह सकता हूं अगर मुझे सोल्यूशन बनाना है तो स्पेशल मेथड कैरी आउट कराने पड़ेंगे, इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बोल सकता हूं ऐसे? मतलब मैं कह सकता हूं लायोफोबिक का प्रिपरेशन आसानी से तो होगा नहीं, खुद ब खुद तो होगा नहीं, स्पेशल मेथड कैरी आउट कराने पड़ेंगे। और यहां पर मैं एक स्पेशल मेथड आपको समझा रहा हूं, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, ठीक है, इसको समझ लो, यहीं पे समझा रहा हूं मैं, एक मेथड में यहां पर ले रहा हूं, दैट इज पेप्टाइजेशन। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या बना, प्रेसिपिटेट बना। मान लो यहां पर प्रेसिपिटेट बना है एजीआई का। किसका प्रेसिपिटेट बना? एजीआई का प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, ध्यान से सुनना, हर एक चीज सुनना, मजेदार चीज है। किसका प्रेसिपिटेट बन गया? एजीआई का प्रेसिपिटेट बन गया। मुझे क्या बनाना है? सोल्यूशन बनाना है। मतलब सोल्यूशन बनाने के लिए इन सभी पार्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा? ऊपर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कौन सा मेथड कैरी आउट करा रहा हूं? पेप्टाइजेशन कैरी आउट करा रहा हूं। और पेप्टाइजेशन में अपन क्या मिलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट भी ऐसा वैसा नहीं मिलाते हैं जिसमें कॉमन आयन हो, वो मिलाते हैं। अब आप मुझे बताओ, यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा मिलाऊंगा? जिसमें कॉमन आयन होगा। कॉमन आयन किसके रिस्पेक्ट में? इस प्रेसिपिटेट के रिस्पेक्ट में। अब आप मुझे बताओ, प्रेसिपिटेट में कौन कौन से आयन्स मौजूद हैं? एजी प्लस और आई माइनस। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाऊंगा वो कौन कौन सा हो सकता है? या तो AgNO3 हो जाए जिसमें Ag प्लस कॉमन आयन होगा, या Ki हो जाए जिसमें I माइनस कॉमन आयन होगा। मतलब यहां पर आपको इलेक्ट्रोलाइट वो मिलाना है जिसमें क्या हो? कॉमन आयन। कॉमन आयन किसके रिस्पेक्ट में? प्रेसिपिटेट के रिस्पेक्ट में। प्रेसिपिटेट की बात करें तो प्रेसिपिटेट में कौन कौन से आयन्स हैं? Ag प्लस और I माइनस। मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से मिला सकता हूं? AgNO3 या Ki। मान लो Ki मिलाया तो कॉमन आयन कौन सा होगा? I माइनस होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब मैं अगर इस प्रेसिपिटेट की बात करूं तो क्या प्रेसिपिटेट देखा है आपने? प्रेसिपिटेट देखा है ना? प्रेसिपिटेट कैसा होता है? बहुत डस्की सा होता है ना? साथ ही साथ बहुत रफ सरफेस होता है ना? साथ ही साथ यहाँ पर जो पार्टिकल की साइज होती है ना, बहुत छोटी छोटी होती है। रफ सरफेस होता है, डस्की सा होता है, पार्टिकल की साइज छोटी होती है। मतलब कह सकता हूँ सरफेस एरिया ज्यादा होता है, बोल सकता हूं। और अगर इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, अगर इनका सरफेस एरिया ज्यादा है तो आप मुझे बताओ ये गुड एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करेंगे या बैड एड्सॉर्बेंट की तरह? गुड एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करेंगे। मतलब ये सरफेस प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि इन पर क्या हो सके? एड्सॉर्प्शन हो सके।
ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां पर सुनना, अपन ने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसमें क्या हो, कॉमन आयन हो, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करा रहा है जिस पर क्या हो सके, एडजॉर्प्शन हो सके। एक थ्योरी दे रखी है, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी, एनसीईआरटी में नाम दे रखा है, मॉड्यूल में नहीं दे रखा है, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर ये जो प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर आयन को प्रेफरेंस देते हैं ताकि इनके सरफेस पर क्या हो सके, उनका एडजॉर्प्शन हो सके। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी, कुछ आयंस को प्रेफरेंस दी जाती है ताकि इनके सरफेस पे क्या हो सके, एडजॉर्प्शन हो सके। अब कैसे पता चलेगा कि इनको प्रेफरेंस दी गई है, एक्सपेरिमेंट की मदद से। पर अपन जानते हैं एग्जामिनर अपन को ये नहीं कह रहा है कि जाओ एक्सपेरिमेंट करके आओ और ये पता लगाओ कि एडजॉर्प्शन किसका हुआ, ये नहीं कह रहा है। अपन को तो डायरेक्टली थ्योरेटिकली पता करना पड़ेगा, और आपके सिलेबस में दे रखा है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी, सिर्फ नाम दे रखा है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी, और प्रेफरेंस किसको दी गई है, कॉमन आयन को। मतलब जो भी कॉमन आयन होगा उसी का एडजॉर्प्शन होगा। आपको डायरेक्टली पता लगाना है, एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकली पता लगाना है। अब आप मुझे बताओ यहां पर कॉमन आयन कौन है? मतलब मैं कह सकता हूं आई माइनस क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। अगर आई माइनस यहां पर एडजॉर्ब हो गया तो आप मुझे बताओ पार्टिकल पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव पार्ट चार्ज आ जाएगा सभी पार्टिकल पर। मतलब मैं कह सकता हूं सभी पार्टिकल अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे तो यहां पर रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? अगर यहां पर रिपल्शन होगा तो पार्टिकल चाहकर भी क्या नीचे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो मैं कह सकता हूं सारे के सारे पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे। अब आप मुझे बताओ यहां पर पपीता बना या सोल्यूशन, और सोल्यूशन भी कैसा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन। कैसा चार्ज बना, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन। अब इसको समझना, यहां पर क्या था, एजीआई का प्रेसिपिटेट था। एजीआई के प्रेसिपिटेट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। एडजॉर्प्शन किसका हुआ, कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन हुआ। कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन मतलब यहां पर एडजॉर्प्शन हुआ आई माइनस का, आई माइनस कॉमन आयन है, इसको ऐसे बाहर लिखेंगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है मतलब उसका क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? और दूसरे कौन से आयंस मौजूद होंगे सोल्यूशन में, के प्लस। तो के प्लस को कैसे लिखेंगे, 3 डॉट के साथ लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। अब अगर मैं यहां पर सबसे पहले चार्ज की बात करूं तो आपने बहुत आसानी से बता दिया नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल सही बात बोली आपने। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। पर अपन यहां पर इसको एक कैरेक्टरिस्टिक चार्ज देते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। और चार्ज की बात अपन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जो पार्टिकल एड्सॉर्ब हुआ है उस पर जो चार्ज है उसके रिस्पेक्ट में अपन सॉल्यूशन का चार्ज डिसाइड करते हैं। यहां पर ऐसे कह दो, डीपी पार्टिकल पर जिसका एड्सॉर्प्शन हुआ है उसके बेसिस पर अपन चार्ज डिसाइड करते हैं। अब आप मुझे बताओ डीपी पार्टिकल पर एड्सॉर्प्शन किसका हुआ, आई माइनस का, मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। जो चार्ज एड्सॉर्ब हुआ है, कौन सा चार्ज एड्सॉर्ब हुआ है, नेगेटिव चार्ज, तो सॉल्यूशन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक बात? अब एक बात मुझे बता दो आप, ये सॉल्यूशन अपने आप बनाया मैंने जबरदस्ती करी? जबरदस्ती करने पे बनाया तो स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये अनस्टेबल है तो थोड़ा सा अगर मैं इंप्योरिटी डालूंगा ये टूट जाएगा, और अगर ये टूट गया मतलब वापस से क्या बना देगा, पपीता बना देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर अपन देखें इसके रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल नेचर की, मुझे एक बात बताओ, रिवर्सिबिलिटी अपन देखते कैसे थे? इस सोल्यूशन को मैं क्या करूंगा, वार्म करूंगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। ये चीज समझ में आती है? मतलब मैं कह सकता हूं टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। अब अगर इसको वार्म करता हूं तो क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं इसको ड्राई करता हूं, भाई अपन रिवर्सिबल नेचर की बात कैसे करते थे, वार्म और ड्राई करके। वार्म करा तो जो चार्ज एड्सॉर्ब था वो हो गया डिसॉर्ब। ड्राई करने से क्या हो गया, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स थे और जितने भी डीपी पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे कहां आ गए, सोल्यूशन के बाहर आ गए। मतलब यहां रह कौन गया, डीएम रह गया। यहाँ पे रह कौन गया, डीएम रह गया। मतलब वार्म करने पे क्या हो गया, डिसॉर्प्शन हो गया। ड्राई करने पे क्या हो गया, जितने भी डीपी पार्टिकल्स थे और चार्ज पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे बाहर चले गए। मतलब इस कंटेनर में रह कौन गया, डीएम रह गया। अब आप मुझे बताओ इस डीएम में अगर मैं फ्रेश डीपी डालता हूं
फ्रेश डीपी, तो क्या सोल्यूशन अपने आप बन जाएगा? सोल्यूशन बनाने के लिए मुझे वापस से सारा प्रोसेस कैरी आउट करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, रिवर्सिबल नेचर या इरिवर्सिबल नेचर? इरिवर्सिबल नेचर होगा। मतलब यहां पर क्या है? इरिवर्सिबल नेचर है, और यहां पर क्या है? रिवर्सिबल नेचर। ठीक है। अच्छा, मुझे अभी आपने बताया था ये स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल होगा। मतलब अनस्टेबल है, मतलब थोड़ी बहुत भी मैं यहां पर इंप्योरिटीज मिला दूं तो टूट जाएगा। और यहां पर अगर अपन इंप्योरिटीज की बात करें तो इंप्योरिटीज अपन मिला सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहां पर आप कुछ भी मिला सकते हो, कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट मिला सकते हो, भले कॉमन आयन हो या ना हो, कुछ भी मिला लो आप। अगर इलेक्ट्रोलाइट डालोगे ये अनस्टेबल हो जाएगा और वापस से क्या बना देगा? पपीता बना देगा। बात समझ में आ रही है? अब इस चीज को ध्यान से सुनना। यहां पर जब भी अपन इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन जिस स्टेज पर करते हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर क्या था? पपीता था, इलेक्ट्रोलाइट डाला था। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो सोल्यूशन बनेगा। जब सोल्यूशन बन चुका है फिर इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो पपीता बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा वैसा नहीं डालना है, वो डालना है जिसमें क्या हो? कॉमन आयन मौजूद हो, साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट में डालना है, सोल्यूशन बन जाएगा। पर जब सोल्यूशन बन चुका है फिर इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, फिर क्या हो जाएगा? ये पपीता बना जाएगा, क्योंकि मुझे पता है हाईली अनस्टेबल है। थोड़ी सी भी इंप्योरिटीज डालूंगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या बना देगा? पपीता बना देगा, कोगुलेट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा सुनना ध्यान से। इसका एक्सप्लेनेशन यही दे रहा हूं, बाद में भी बात करूंगा पर यहां पर भी समझ लेना। पार्टिकल है, इसने नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब करा था, सुनना ध्यान से। इसने क्या करा? जो कॉमन आयन था वो एब्जॉर्ब करा। कॉमन आयन कौन सा? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो नेगेटिव आयन का एब्जॉर्प्शन हुआ है ना, ये फिक्स्ड लेयर है। ये क्या है? फिक्स्ड लेयर है। और यहां पर जो K प्लस के आयंस होंगे ये इससे जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, पर ये हमेशा क्या रहेगी? फिक्स लेयर रहेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जब इस सोल्यूशन की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं जो मैंने Ki डाला इसमें जितने भी I माइनस है सारे के सारे क्या हो गए? ऑक्यूपाई हो गए। सारे के सारे क्या हो गए? ऑक्यूपाई हो गए। पर जो K प्लस था वो फ्री घूम रहा है। वो क्या घूम रहा है? फ्री घूम रहा है। ठीक है। अब मैंने क्या करा? इसमें और इलेक्ट्रोलाइट डाला, और इलेक्ट्रोलाइट डालने से पॉजिटिव आयन भी आएगा और नेगेटिव आयन भी आएगा। ज्यादा फ्री कौन हो गया? अब पॉजिटिव ज्यादा फ्री हो गया। अब होगा क्या? पार्टिकल था, पार्टिकल ने नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब कर रखा था। पार्टिकल था, पार्टिकल ने नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब कर रहा था। सॉल्यूशन में अब और मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और फ्री हो गए। और फ्री होने के कारण क्या हो गया? यहां पर पॉजिटिव पार्टिकल्स ने क्या बना दी? यहां पर एक लेयर बना दी। और उस लेयर के कारण ये क्या हो गया? क्योंकि बहुत सारे हो गए, अब बहुत सारे होने के कारण क्या हो गया? यहां पर एक लेयर बना दी। लेयर बनाने के कारण ये जो पार्टिकल है ये न्यूट्रल हो गया, साथ ही साथ बल्कि भी हो गया। तो अपने वेट के कारण और न्यूट्रल होने के कारण सभी पार्टिकल्स क्या हो गए? सेटल डाउन हो गए। और क्या बन गया? पपीता बन गया। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो आप मुझे बताओ ये स्टेबल या अनस्टेबल? हल्का सा इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा पपीता बन जाएगा तुरंत। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है यहां तक? कौन सा सोल्यूशन? कौन सा कैटायन एब्जॉर्ब हो गया? रिपल्शन होगा ना। रिपल्शन होगा तो कभी भी सेटल्ड नहीं रहेंगे, ये हमेशा ऊपर घूमते रहेंगे। नीचे बैठना भी चाहेंगे तब भी नहीं बैठ पाएंगे। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, जितना भी बताया सारा रिकॉल कर लेते हैं एक बार, है ना। मुझे एक बात बताओ फटाफट, लायोफिलिक की बात करें अपन तो डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन? अगर इसमें अट्रैक्शन है तो आप मुझे बताओ डीपी पार्टिकल्स डालूंगा तो ये झूलेंगे या बैठ जाएंगे? तो आप मुझे बताओ सोल्यूशन बनाया प्रेसिपिटेशन, ये स्टेबल या अनस्टेबल? अगर इस सोल्यूशन को मैं वार्म करके ड्राई कर दूं और फिर मैं फ्रेश डीपी डाल दूं तो क्या वापस से सोल्यूशन बन जाएगा? कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? और मुझे अभी आपने बताया ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो आप मुझे बताओ थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज डालने से क्या यहां पर पपीता बनेगा? क्या आसानी से पपीता बनेगा? क्या मुश्किल से बनेगा? कैसे बनेगा? अल्कोहल और एसीटोन डाल के। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? अच्छा, यहां पर प्रिपेयर कराने के लिए कोई स्पेशल मेथड कैरी आउट कराए क्या?
सिंपली शेकिंग और वार्मिंग से बन जाएगा। ठीक है, अब लायोफोबिक की बात करें, लायोफोबिक डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन होगा। तो जैसे ही मैं डीएम में डीपी डालूंगा तो आप मुझे बताओ डीपी पार्टिकल झूलेंगे या बैठ जाएंगे? सोल्यूशन बनाया प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बन गया। अब इसको सोल्यूशन बनाने के लिए मैंने एक मेथड कैरी आउट कराएगा, स्पेशल मेथड कैरी आउट कराया, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? पेप्टाइजेशन नाम था। पेप्टाइजेशन में अपन क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट भी ऐसा वैसा नहीं जिसमें क्या हो? कॉमन आयन। कॉमन आयन किसके रिस्पेक्ट में? प्रेसिपिटेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैंने क्या डाला? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसमें क्या हो? कॉमन आयन। अब एड्सॉर्प्शन किसका होगा? ये जो प्रेसिपिटेट है ये किसी आयन को प्रेफरेंस देगा अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब होने के लिए। अब अपने सिलेबस में किसके एड्सॉर्प्शन की बात कर रखी है? कॉमन आयन की। तो कॉमन आयन कौन है यहाँ पर? आई माइनस। मतलब आई माइनस क्या हो जाएगा? पार्टिकल पर एड्सॉर्ब हो जाएगा। ये एड्सॉर्ब किस पे हुआ? डीपी या डीएम? डीपी पार्टिकल्स पे एड्सॉर्ब हो गया। ये किस पे एड्सॉर्ब हो गया? डीपी पार्टिकल्स पर एड्सॉर्ब हो गया। अब डीपी पार्टिकल पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। तो सॉल्यूशन को भी बोलूंगा नेगेटिव चार्ज। जो चार्ज डीपी पार्टिकल पर आएगा उसी के रिस्पेक्ट में अपन सॉल्यूशन के चार्ज की बात करेंगे। नेगेटिव चार्ज आया। अब एक बात मुझे बताओ, ये चाह कर भी क्या नीचे रह पाएंगे? ये ऊपर आ जाएंगे। अब अगर ये ऊपर आ गए तो सॉल्यूशन बनाया प्रेसिपिटेट? सॉल्यूशन बन गया। अच्छा मुझे बताओ, ये सॉल्यूशन अपने आप बनाया जबरदस्ती करी? तो आप मुझे बताओ स्टेबल या अनस्टेबल? अगर अनस्टेबल है तो मैं हल्की सी इंप्योरिटीज डालूंगा तो क्या ये पपीता बनाएगा? अगर हल्का सा इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा ये वापस से क्या हो जाएगा? कोगुलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट हुआ क्यों? क्योंकि जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो इस सभी पार्टिकल्स क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए, साथ ही साथ बल्कि हो गए। बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर मैं इस सोल्यूशन को अगर मैं वार्म करके ड्राई कर दूं और वापस से इस डीएम में फ्रेश डीपी डाल दूं तो आप मुझे बताओ क्या सोल्यूशन वापस से बनेगा? नहीं बनेगा। रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? ये बात समझ में आ रही है? अब टेबल पूरी समझ में आ जाएगी। मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब दोगे, देखना डायरेक्टली। हाँ, यहां पर देखना। अब अगर मैं यहां पर बात करूं प्रिपरेशन की, तब प्रिपरेशन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड by shaking or warming the substance with solvent, cannot be easily prepared, special methods are required। और वहां पर स्पेशल मेथड अपन ने कौन सा देखा अभी? एक पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मुझे बताओ स्टेबल कौन है? लायोफिलिक या लायोफोबिक? लायोफिलिक मोर स्टेबल है, लायोफिलिक लेस स्टेबल है। अच्छा रिवर्सिबल नेचर किसका होगा? लायोफिलिक का या लायोफोबिक का? लायोफिलिक का क्या होगा? रिवर्सिबल नेचर। लायोफोबिक का क्या होगा? इरिवर्सिबल नेचर। मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर अपन विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी गाढ़ापन, विस्कोसिटी क्या होता है? गाढ़ापन। तो गाढ़ापन किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं। अब आप मुझे बताओ लायोफिलिक में डीपी और डीएम के बीच में क्या है? अट्रैक्शन है। डीपी और डीएम के बीच में क्या है? अट्रैक्शन है। तो यहां पर विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। कह सकता हूं बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यहां पर डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन है। यहां पर जो डीएम पार्टिकल्स हैं वो हैवी हो गए, बल्कि हो गए, भारी हो गए, तो इनकी मोबिलिटी बढ़ी या घटी? मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, और वहां पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पर डीपी और डीएम का इंटरेक्शन है ही नहीं। अब डीपी और डीएम का इंटरेक्शन है ही नहीं तो डीएम को तो कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? सुनना ध्यान से। सरफेस टेंशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। अब अगर ये अट्रैक्शन बढ़ता है तो सरफेस टेंशन बढ़ती है, कम होता है तो सरफेस टेंशन कम होती है। ठीक है, अब ये चीज अपन को देखनी है लायोफिलिक और लायोफोबिक के लिए।
तो इसके लिए अपन यहाँ पर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अपन बात करें लायोफिलिक के लिए। लायोफिलिक की बात करूं तो आप मुझे बताओ, मान लो थोड़ी देर के लिए ये क्या है, सारे के सारे डीएम पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? डीएम पार्टिकल्स है। मतलब मैं कह सकता हूं इनके बीच के अट्रैक्शन को ही अपन क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। इनके बीच के अट्रैक्शन को ही अपन क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब सपोज करो अपन यहां पर बना रहे हैं लायोफिलिक, लायोफिलिक बना रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा? डीपी आ जाएगा। अब यहां पर क्या आ गया? डीपी आ गया। अब लायोफिलिक में दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन होगा। तो मैं कह सकता हूं अब यहां पर इनके बीच का भी अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अब अगर इनके बीच का अट्रैक्शन शुरू हो गया तो आप मुझे बताओ इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, घटेगा या बढ़ेगा? क्या होगा? क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा नहीं। बढ़ना चाहिए। एक बार देखते हैं, सुनना ध्यान से, प्रैक्टिकली समझते हैं, है ना? ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, मुझे समझ में आ रहा है। डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? फिर अपने आप ही जवाब देने लगोगे। सपोज करो एक माँ है, उसका एक बच्चा है। माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है, खा 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 खा, खाना खिलाई जा रही है। अब हुआ क्या? खाना खिला खिलते खिलाते गलती हुई और एक और हो गया, तू भी खा। एक और बच्चा हो गया, है ना? अब दोनों खाओ। अब आप मुझे बताओ, प्यार बटा नहीं बटा? रोटी बटी नहीं बटी? और अगर आपके घर में आप दो भाई बहन हो तो मम्मी की एक बिल्कुल पेट लाइन रहती है, एक आंख ये है, एक आंख वो है। अब आप मुझे बताओ, जब आंखें डिवाइड हो रही हैं तो प्यार बटेगा नहीं बटेगा? बटेगा। अब आप मुझे बताओ, जब इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा था तो लग रहा था, और जैसे ही ये आया तो इनके बीच में भी शुरू हो गया। तो आप मुझे बताओ इनके बीच का बढ़ेगा या घटेगा? बोलो ना, घटेगा। तो आप मुझे बताओ सरफेस टेंशन लायोफिलिक के केस में बढ़ी या घटी? ये बात समझ में आ रही है? और लायोफोबिक के केस में आप ही मुझे बताओ, क्या ये अट्रैक्शन होगा? इनके बीच का ही अट्रैक्शन रहेगा। मतलब कह सकता हूं सरफेस टेंशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। बात समझ में आ रही है? क्या बात है यार, एक बार में समझ जाते हो आप। अच्छा इधर देखो, सरफेस टेंशन इज यूजुअली लो, सरफेस टेंशन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर बात करें यहां पर हाइड्रेशन और सॉल्वेशन की, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ये होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ये होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन लायोफिलिक में है या नहीं है? लायोफोबिक में है या नहीं है? मतलब कह सकता हूं ये हाईली सॉल्वेटेड होंगे और वो क्या होंगे? लेस सॉल्वेटेड होंगे। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब इतना बता रहे हो तो डायरेक्टली बताओ, लायोफिलिक या लायोफोबिक दोनों में से चार्ज कहां पर होगा? लायोफिलिक या लायोफोबिक? लायो लायोफोबिक में कह सकता हूं एक कैरेक्टरिस्टिक चार्ज होगा। कह सकता हूं या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी अपन ने कौन सा प्रिपेयर करा था? नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करा था। मतलब आप कह सकते हो कि यहां पर चार्ज होगा और यहां पर चार्ज नहीं होगा। अगर यहां पर चार्ज है तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट कौन करेगा? लायोफिलिक या लायोफोबिक? लायोफोबिक करेगा, क्योंकि चार्ज कैरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट भी करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं द पार्टिकल्स हैव लिटिल चार्ज और नो चार्ज एट ऑल, और लायोफोबिक में द पार्टिकल्स कैरी अ कैरेक्टरिस्टिक चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहां पर लिटिल चार्ज आप ऐसे बोल सकते हो कि इंप्योरिटीज के फॉर्म में क्या आ गया है? चार्ज आ गया है। क्योंकि अगर अपन बात करें NaCl की बात करते हैं तो NaCl क्या बनाता है? क्रिस्टलाइट सोल्यूशन बनाता है, ट्रू सोल्यूशन बनाता है, और ऐसा सोल्यूशन बनाता है, ट्रू सोल्यूशन बनाता है जिसको आप किसी ऑप्टिकल मीन से देख ही नहीं सकते। जब देख ही नहीं सकते तो हो सकता है ना इंप्योरिटीज के फॉर्म में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाए, इंप्योरिटीज के फॉर्म में ऐसे चार्ज पार्टिकल्स आ जाए बहुत ट्रेसेस में मौजूद हो, जो जो बहुत ट्रेसेस में मौजूद हो, इंप्योरिटीज के फॉर्म में आ सकते हैं, वरना चार्ज नहीं होता है। तो अगर इन जनरल कोई भी आपसे पूछ ले लायोफिलिक में चार्ज होता है नहीं होता है? नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां पर विजिबिलिटी की, तो मुझे एक बात बताओ, दोनों सोल्यूशन कोलाइडल है। अब अगर दोनों सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन है, मतलब मैं कह सकता हूं दोनों को मैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से तो देख सकता हूं, दोनों को मैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से तो देख सकता हूं। यहां पर बात हो रही है माइक्रोस्कोप की। मुझे एक बात बता दो, छोटी सी बात, पार्टिकल साइज कहां पर बड़ी होगी? लायोफिलिक में, लायोफोबिक में?
कहां पे? लायोफोबिक में होगी पक्का? कैसे कह सकते हो? क्योंकि लायोफोबिक में क्या हुआ है? एडजॉर्प्शन हुआ है, पार्टिकल क्या हो गया है? एडजॉर्ब हो गया है, इसलिए पार्टिकल साइज क्या हो गई है? बड़ी हो गई है, जिसके कारण लायोफोबिक को आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, लायोफिलिक को नहीं देख सकते। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, विजिबिलिटी की बात करें तो पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप इन लायोफोबिक, और लायोफिलिक की बात करें पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। अगर मैं यहां पर स्कैटरिंग की बात करूं, अच्छा उससे पहले बात करते हैं कोगुलेशन की। मॉड्यूल खोलो, पेज नंबर 171, वही खोल रखा है, पॉइंट नंबर 9 खोलना जरा, है ना? यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और लिख रखा है ना? जो आपको मैंने पीडीएफ दी है ना, उसमें बिल्कुल सही लिख रखा है ना? ये दूसरी फाइल है वो पुरानी वाली, वो चल गई। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रेसिपिटेट की बात करें, प्रेसिपिटेट का आप ही बताना मुझे। एक बात बताओ, स्टेबल कौन, लायोफिलिक या लायोफोबिक? लायोफिलिक स्टेबल। तो आप मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं थोड़ी सी भी अमाउंट में इंप्योरिटीज डालूं तो क्या प्रेसिपिटेट बनेगा? क्या आसानी से प्रेसिपिटेट बनेगा? मतलब मैं कह सकता हूं कैन नॉट बी इजीली प्रेसिपिटेटेड। और लायोफोबिक के केस में स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अब अगर अनस्टेबल होंगे मतलब मैं कह सकता हूं हल्का सा भी अपन इंप्योरिटी डालें इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो फटाफट पीपीटी बना देगा। मतलब कह सकता हूं कैन बी प्रेसिपिटेटेड इजीली या कैन बी इजीली प्रेसिपिटेटेड। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां पर स्कैटरिंग की, टिंडल इफेक्ट की, है ना? टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? लाइट का क्या होता है? स्कैटरिंग होती है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है लायोफिलिक लेस स्कैटर करता है, लायोफोबिक मोर स्कैटर करता है। क्यों? पार्टिकल साइज यहां पर ज्यादा है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन के कारण पार्टिकल साइज बढ़ गई। पार्टिकल साइज बढ़ गई तो लाइट जो होगी वो ज्यादा स्कैटर होगी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपन देख चुके हैं, यहां पर माइग्रेशन नहीं होगा, वहां पर माइग्रेशन होगा। अब अगर मैं यहां पर बात करूं एग्जाम्पल की, तो मैंने अभी एग्जाम्पल रुकवाए थे, इसके रुकवाए थे ना, याद आ रहा होगा। अब एग्जाम्पल याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जितना भी कंपैरिजन करा, याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। अब इसको सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ही जवाब दोगे। मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर में पानी डाल दिया, कंटेनर में पानी डाल दिया और इसमें मैंने क्या डाल दिया? गोल्ड के पार्टिकल डाल दिए। अब आप मुझे बताओ, गोल्ड के पार्टिकल झूलेंगे या टप से बैठ जाएंगे? टप से बैठ जाएंगे। अब अगर टप से बैठ रहे हैं मतलब ये लायोफिलिक हुआ या लायोफोबिक हुआ? हाँ, लायोफोबिक हुआ। गोल्ड डालूं, लोहा डालूं, पीतल डालूं, तांबा डालूं, सिल्वर डालूं, प्लेटिनम डालूं, सबके सब बैठ जाएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो मेटल्स होते हैं, मैं पढ़ता कहां पर हूं? इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। मतलब ये जितने भी मेटल्स हैं कहां पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक में। और यहां पर टप से सबके सब नीचे बैठ रहे हैं, मतलब किसके एग्जाम्पल हैं? लायोफोबिक के हैं। मतलब इनऑर्गेनिक के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सारे के सारे लायोफोबिक होंगे। तो बचा कौन? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कहां पर होंगे? लायोफिलिक में। और ये दोनों अपन पढ़ कहां रहे हैं? शाबाश, ये बात समझ में आ रही है? तो अगर कभी इनकेस अगर फ्यूचर में भूल जाओ कि इनऑर्गेनिक कहां था, लायोफोबिक में था या फिलिक में था, क्या करना? पानी में क्या डालना? कुछ भी डाल देना, लोहा डाल देना, गोल्ड डाल देना, है ना? गोल्ड डाल देना, खुश हो जाओगे बिल्कुल। यहाँ गोल्ड डाला था हमने, है ना? तो जब गोल्ड डालोगे तो टपैक से नीचे बैठ जाएगा, बैठ जाएगा मतलब लायोफोबिक। ठीक है। और ये मेटल की बात करते हैं कहां पे? इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल कहां पर होंगे? लायोफोबिक में। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन दी बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डीपी पार्टिकल्स। डीपी पार्टिकल्स के बेसिस पर अपन कोलाइडल सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स और एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है। अब बिल्कुल नाम जैसा ही काम है इसका, सुनना कैसे? किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? डीपी पार्टिकल का। ठीक है। अब डीपी पार्टिकल कैसे बने? मल्टीपल मॉलिक्यूल के एग्रीगेशन के कारण। जब मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होते हैं, मल्टीपल एटम्स एग्रीगेट होते हैं, एसोसिएट होते हैं, तब जाके जिस डीपी पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है मल्टी मॉलिक्यूलर डीपी पार्टिकल्स। फॉर्मेशन बाय एग्रीगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। मल्टीपल मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है? एग्रीगेशन हो रहा है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? गोल्ड सोल, सल्फर सोल, सिल्वर सोल।
ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। गोल्ड पार्टिकल्स, छोटे छोटे गोल्ड एटम्स होंगे, है ना। गोल्ड एटम्स को क्या कराना है, एग्रीगेट कराना है। गोल्ड एटम्स को क्या कराना है, एग्रीगेट कराना है, मल्टीपल नंबर्स में एसोसिएट कराना है। अब आप मुझे बताओ, गोल्ड एटम और गोल्ड एटम के बीच में क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्या आयनिक बॉन्ड बनेगा? तो आप मुझे बताओ, इनके बीच में वीक फोर्सेस या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस? और वीक फोर्सेस कौन से? वैंडरवाल फोर्सेस। मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं, गोल्ड एटम और गोल्ड एटम के बीच में ना तो कोई केमिकल बॉन्ड बनेगा, मैं कह सकता हूं यहां पर क्या बनेगा, वैंडरवाल फोर्सेस बनेंगे, और वैंडरवाल फोर्सेस भी वीक लगेंगे। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर का मतलब क्या है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है और बड़े से मॉलिक्यूल को क्या करना है, छोटे में कन्वर्ट करना है। यहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, इसलिए मल्टीपल नंबर में एग्रीगेट करके कोलॉइडल रेंज में ला रहे थे। छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, इसलिए मल्टीपल नंबर में एग्रीगेट करके कोलॉइडल रेंज में ला रहे थे। यहां पर बड़ा सा पार्टिकल है, तो बड़े से पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, तोड़ तोड़कर कोलॉइडल रेंज में ला रहे हैं। तोड़ तोड़कर कहां ला रहे हैं, कोलॉइडल रेंज में ला रहे हैं। मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल को अपन ने क्या डाला, एक सूटेबल सॉल्वेंट में डाला। कहां डाला, एक सूटेबल सॉल्वेंट में डाला, जिसके कारण उसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और जो फाइनली सोल्यूशन मिला वो कोलॉइडल रेंज में लाया कर रहा था। मतलब मैं कह सकता हूं, इन सूटेबल सॉल्वेंट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स मे बी इन कोलॉइडल रेंज। ठीक है, इसके अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल क्या हो जाएगी, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन एक्सेट्रा। मुझे तो एक बात बताओ, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? अगर ये ऑर्गेनिक तो लायोफिलिक या लायोफोबिक? लायोफोबिक है, लायोफिलिक हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें एसोसिएटेड कोलाइड्स की, सर एक बात बताओ, मल्टी मॉलिक्यूलर में भी एसोसिएशन हुआ था, और वो एसोसिएटेड कोलाइड्स भी ऐसा लग रहा है यहां पर भी एसोसिएशन होगा। हाँ होगा तो एसोसिएशन ही, बस थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा, सुनना ध्यान से। अगर एसोसिएटेड कोलाइड्स की बात करें, अगर अपन यहां पर एसोसिएटेड कोलाइड्स की बात करें, तो एसोसिएटेड कोलाइड्स लो कंसंट्रेशन में तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। जब अपन कम अमाउंट में डालेंगे ना, लो कंसंट्रेशन में डालेंगे, तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। पर जैसे ही अपन इनका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जैसे ही अपन इनका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ये पार्टिकल्स जो हैं एसोसिएट होने लग जाएंगे। पार्टिकल्स क्या होने लग जाएंगे, एसोसिएट होने लग जाएंगे, और किस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो एसोसिएटेड पार्टिकल है, ये कहलाता है मिसल। क्या कहलाता है, मिसल कहलाता है। और याद करो, कहीं पढ़ रखा है, मिसल का एग्जाम्पल होता है सरफेक्टेंट्स। मिसल का एग्जाम्पल क्या होता है, सरफेक्टेंट होता है, और सरफेक्टेंट का एग्जाम्पल होता है सोप और डिटर्जेंट। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पर इसको रीड कर सकता हूं कि लो कंसंट्रेशन पे तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो पार्टिकल्स एसोसिएट होने लगेंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो एसोसिएटेड पार्टिकल होगा, ये क्या कहलाएगा, मिसल। Substances which behave as normal electrolytes at low concentration but get associated at higher concentration and behave as colloidal solutions. These associated particles are also called micelle. मिसल का एग्जाम्पल क्या है, सरफेक्टेंट, और सरफेक्टेंट का एग्जाम्पल क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट। मॉड्यूल में करेक्शन कर लो, सोप एंड डिटर्जेंट लिखा है, सोप एंड डिटर्जेंट को किस में लिखोगे, ब्रैकेट में लिख दो सोप एंड डिटर्जेंट जहां पे लिखा हुआ है, और उसके ऊपर क्या लिख दो, सरफेक्टेंट्स। करेक्शन कर लेना मॉड्यूल में। है 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 टमाटर वो ट्रू सोल्यूशन होता है। अपन कोलाइडल की बात कर रहे हैं। कहां पे? हाँ वो तो कोलाइडल, वो ट्रू सोल्यूशन, इम्प्योरिटीज मान के लिया था वो तो, इम्प्योरिटी मानी थी। कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाएगा ना, ट्रू सोल्यूशन बनाएगा। इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करेगा यहाँ पर वो, इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करेगा।
ज्यादा कंसंट्रेशन में लोगे ना, तो ज्यादा कंसंट्रेशन में आप लोगे तो वो इम्प्योरिटीज की तरह एक्ट करेगा। एक्सेस में लोगे ना तो इम्प्योरिटीज बनाएगा, इम्प्योरिटी होगी, वो बनेगा सोल्यूशन ही, पर इम्प्योरिटीज होंगी, फिर उसको रिमूव करना पड़ेगा आपको प्योरिफिकेशन मेथड की मदद से। अभी आगे आएगा वो चीज। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें अपन एसोसिएटेड कोलाइड्स की, अपन को डिटेल में क्या पढ़ना है? एसोसिएटेड कोलाइड पढ़ना है। ठीक है। अब एसोसिएटेड कोलाइड की अगर अपन बात करें तो लो कंसंट्रेशन पे तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, और जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो यहां पर क्या होगा? एग्रीगेशन होने लगेगा, और किसका फॉर्मेशन होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। ये जो एसोसिएटेड पार्टिकल है ये कहलाता है मिसल। मिसल का एग्जांपल होता है सरफेक्टेंट, और सरफेक्टेंट के एग्जांपल होंगे सोप एंड डिटर्जेंट। अब एक बात मुझे बताओ, सोप के बारे में आपने बचपन में पढ़ रखा है, सोप की डेफिनेशन पढ़ी होगी, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, है ना? अच्छा मुझे एक बात बता दो, बस छोटी सी बात बता दो, ये जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, शाबाश। स्ट्रॉन्ग होते हैं। कभी नहाने की कोशिश करना, इससे समझ में आता है कि आप नहाते बहुत कम हो, या नहाए हुए आपको बहुत अरसा हो गया है। सुनना ध्यान से, जब भी आप नहाओ तो पता है कैसे नहाते हैं? ऐसे अपने आप को गीला करना, ठीक है? फिर क्या करना? सोप रब करना। सोप कपड़े, हाँ क्या होता है वही मैं बता रहा हूँ आपको, कपड़े वाले धोने वाले से है ना, उसको मत रगड़ना। एक अलग से बॉडी का भी सोप आता है, उसको रगड़ना अपने बॉडी पे। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप उसको रब कर रहे हो और इंतजार कर रहे हो कि झाग आएगा आएगा आएगा। ऐसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, फटाफट आ जाएगा। अब अगर फटाफट पानी में जाते ही झाग आ रहा है, मतलब सोप जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, सोप क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। और सोप की अगर अपन बात करें तो ये क्या होते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यहां पर अपन ने सोप क्या लिया है? C17H35COONA, ये कहलाता है सोडियम स्टीरेट। जैसे ही इसको पानी में डालूंगा सोडियम आयन अलग हो जाएगा, स्टीरेट आयन अलग हो जाएगा। ये कौन सा आयन कहलाता है? स्टीरेट आयन। ये कहलाता है सोडियम स्टीरेट। ठीक है। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आता है। मैंने बोला था सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड मतलब लॉन्ग कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन एसोसिएटेड रहेगी। अब जैसे इसको पानी में डालूंगा ये Na+ तो पानी में निकल जाएगा, तो यहां पर क्या रह जाएगा? COO- और ये लॉन्ग कार्बन चेन। अब एक बात मुझे बताओ, वाटर पोलर या नॉन पोलर? अगर वाटर पोलर मतलब पोलर को अट्रैक्ट करेगी या नॉन पोलर को? पोलर को अट्रैक्ट करेगी। और मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है COO- है, मतलब ये पोलर पार्ट या नॉन पोलर पार्ट? पोलर। अब मुझे बताओ ये पार्ट वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा? लायोफिलिक या लायोफोबिक? हाँ, ये लायोफिलिक होगा। और ये जो लॉन्ग कार्बन चेन है ये पोलर या नॉन पोलर? क्या ये वाटर को अट्रैक्ट करेगी? क्या ये लायोफिलिक कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी? लायोफोबिक कहलाएगी। अब आप देखो ना, देखो ना, ये वेवी टेल जैसी नजर आ रही है और ये हेड जैसा नजर आ रहा है, मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा? लायोफिलिक हेड। ये क्या कहलाएगा? लायोफोबिक टेल। वाटर डीएम है इसलिए क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक टेल, सॉरी हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड। ये बात समझ में आ रही है? इन जनरल तो आप लायोफिलिक हेड और लायोफोबिक टेल बोल सकते हो, पर यहाँ पर अपन ने डीएम जो लिया है वो वाटर लिया है, तो आप हाइड्रो लगा सकते हो। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो याद करो, जब आपने मम्मी से पूछा होगा मम्मी कपड़े धोते कैसे हैं, तो मम्मी ने आपको बताया होगा कि एक बाल्टी लो, उसमें पानी डालो, और सबसे पहले क्या करो? धोने मत बैठ जाओ, आप उसको क्या करो? पहले भिगो के रखो, 20 से 25 मिनट भिगो के रखो। मेहनत भी कम लगेगी और कपड़े भी अच्छे धुलेंगे। तो जब आप उसको भिगो के रखते हो, भिगोने से पहले क्या बनाना पड़ता है? सोप सोल्यूशन बनाना पड़ता है। सोप सोल्यूशन कैसे बनाते हो? चुटकी भर लेते हो डिटर्जेंट, चुटकी भर तो कुछ और लेते हैं, डिटर्जेंट नहीं लेते हैं। अब चुटकी भर अगर डिटर्जेंट लोगे, चुटकी भर अगर डिटर्जेंट लोगे तो लो कंसंट्रेशन पे ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे? नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर ये जो हेड है, ये जो हेड है ये लायोफिलिक या लायोफोबिक? लायोफिलिक। अब आप मुझे बताओ ये जो हेड है ये डीएम को प्यार करेगा नहीं करेगा? इसलिए देखो ना प्यार में डूबा पड़ा है और लोग प्यार में उल्टे हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पर स्टीरियड आयन भी क्या हो गए? उल्टे हो गए। ये जो बेबी टेल है ये वाटर को क्या करेगी? ये रिपेल करेगी। और ये जो हेड है ये अट्रैक्ट करेगा, तो देखो डूबा पड़ा है।
मतलब लो कंसंट्रेशन पर ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेंगे। अब अगर आपको सोप सॉल्यूशन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं भर भर के डाल दो, नहीं, कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब कंसंट्रेशन कितना करना पड़ेगा, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से ज्यादा करना पड़ेगा। किससे ज्यादा करना पड़ेगा, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से ज्यादा का मतलब क्या होता है, सोप का जो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होता है वो होता है 10 टू द पावर -4 मोलर टू 10 टू द पावर -3 मोलर। अगर आप कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -4 मोलर टू 10 टू द पावर -3 मोलर से ज्यादा कर दोगे तो मिसल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर इससे कम रहेगा तो ये जो डिटर्जेंट है ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह ऐसे डूबे पड़े रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है। जैसे ही आपने कंसंट्रेशन ज्यादा करा क्या बन जाएगा, मिसल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मिसल का फॉर्मेशन भी कैसे होगा, देखो यहां पर ये जो हेड है, ये जो पोलर पार्ट है, ये वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा, ये वाटर में सॉल्युबल होगा, वाटर में डूबा पड़ा होगा। और ये जो वेवी टेल है ये इनवर्ड प्रोजेक्टेड होगी, इनवर्ड प्रोजेक्टेड होगी। ये वाटर को क्या करेगी, रिपेल करेगी। ये ऐसी जगह ढूंढेगी जहां पर वाटर नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं इसी चीज को सॉल्यूशन के अंदर देखूं तो सॉल्यूशन के अंदर कुछ ऐसा नजर आएगा। आप देखो ये जो वेवी टेल है ये अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है और ये जो हेड है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। द नेगेटिव आयंस एग्रीगेट टू फॉर्म अ मिसल ऑफ कोलॉइडल साइज। यहां पर स्टीरेट आयंस कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। इन्होंने क्या करा, एग्रीगेट हुए, एसोसिएट हुए ताकि क्या बन जाए, मिसल बन जाए। In missile formation, the long hydrocarbon chain which is insoluble in water, long hydrocarbon chain which is insoluble in water is directed towards the center, while the soluble polar head is on the surface in contact with water. ठीक है, अच्छा मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, अगर यहां पर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो क्या ये पोलर होता, और अगर ये पोलर नहीं होता तो क्या मिसाइल का फॉर्मेशन होता। अगर ये पोलर नहीं होता तो ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता, वाटर से ये भी दूर भागता, तो क्या मिसाइल का फॉर्मेशन हो पाता। इसके नेगेटिव चार्ज होने के कारण ही ये सिस्टम स्टेबल है। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द चार्ज ऑन द मिसाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है बात यहां तक। मैंने एक टर्म यूज करी थी, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। यहां पर अगर अपन बात करें क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन से जब ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तब जाके मिसाइल का फॉर्मेशन होगा। अब अगर मैं यहां पर मिसाइल की बात करूं तो यहां पर आपको 10-12 स्टीरेट आयन नजर आ रहे होंगे, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। हंड्रेड्स ऑफ स्टीरेट आयन मौजूद होंगे। क्या होंगे, हंड्रेड्स ऑफ स्टीरेट आयन मौजूद होंगे। और साथ ही साथ मिसाइल का कंसंट्रेशन जो होगा वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर होता है, जिसे अपन बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। दोनों टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं यहां पर। क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द कंसंट्रेशन अबव व्हिच associated colloids or missiles are formed is called critical missile concentration। मतलब वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर मिसाइल का फॉर्मेशन हो जाए उसे बोलेंगे क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। और सोप और डिटर्जेंट के लिए कितना होता है, 10 टू द पावर -4 मोलर टू 10 टू द पावर -3 मोलर। अगर मैं यहां पर बात करूं, these colloids have both lyophobic and lyophilic parts. Missiles may contain as many as 100 molecules or more। क्राफ्ट टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर अबव व्हिच मिसाइल्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। अब मुझे एक बात बताओ, मिसाइल का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें कितने पार्ट मौजूद थे, 2 पार्ट। कौन कौन से, लायोफिलिक और लायोफोबिक, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। मतलब मैं कह सकता हूं अगर मिसाइल का फॉर्मेशन कराना है तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसमें लायोफिलिक पार्ट भी हो और लायोफोबिक पार्ट भी हो। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। मतलब मैं कह सकता हूं पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, कंपाउंड्स मस्ट हैव हाइड्रोफोबिक पार्ट, मींस लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप, लॉन्ग कार्बन चेन होनी चाहिए। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली और क्या होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होना चाहिए। कंपाउंड्स मस्ट हैव हाइड्रोफिलिक पार्ट मींस पोलर ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको याद है फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, आपको पता है पोलर ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जिसपे क्या हो, चार्ज हो। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था मिसाइल बनाते कौन है, सर्फेक्टेंट्स बनाते हैं, और सर्फेक्टेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोप और डिटर्जेंट। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं सर्फेक्टेंट्स की, तो सर्फेक्टेंट्स कौन होते हैं, दे आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स
विच रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन रिड्यूस कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं सरफेस टेंशन? अभी बताया था मैंने आपको, सरफेस टेंशन अभी बताया था मैंने आपको। सुनना ध्यान से, सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन। अभी सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन कुछ है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, पर जैसे ही मैंने सरफेक्टेंट डाला मतलब सोप डाला, सोप में मुझे क्या मिलेगा? हाइड्रोफिलिक पार्ट मिलेगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट इस वाटर को अट्रैक्ट करेगा, मतलब हाइड्रोफिलिक पार्ट और वाटर के बीच में भी अट्रैक्शन शुरू हो गया, इनके बीच में भी अट्रैक्शन था, तो ये वाला अट्रैक्शन बढ़ा या घटा? रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है, वो सब नहीं है आपके पार्ट में, है ना, वो एक्सेस में डाल रखा है मैंने। आप ऐसे देखो कि अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो नहीं हुआ, अब अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट हुआ नहीं तो क्या वो वाटर से अट्रैक्ट हो पाएगा? अब अगर वाटर से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो मैं कह सकता हूं जितना भी पार्ट है मिसल में वो सारा का सारा क्या है? वाटर रिपेलिंग है, और वो वाटर में रहेगा ही नहीं, कोई भी पार्ट नहीं रहना चाहता वाटर में, तो क्या स्टेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, भागते फिरेंगे आयंस। तो इसलिए हाइड्रोफिलिक पार्ट भी जरूरी है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप की, तो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप की बात करें तो यहां पर अपन को यह देखना है कि कपड़े धोते कैसे हैं। 1.25 लाख देकर अपन ये आज सीखेंगे कि कपड़े धोते कैसे हैं। शाबाश। क्या? हाइड्रोफिलिक तो वाटर में ही जाएगा ना। हाइड्रोफिलिक की बात कर रहे हो, फोबिक की बात कर रहे हो? वाटर में तो रहना ही नहीं चाहेगा, फिर वो कभी कुछ भी वाटर में नहीं रहेगा, वो जितना भी आयन है वो वाटर से हमेशा दूर ही भागेगा, है ना। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कपड़े धोते कैसे हैं, शाबाश। इधर देखो, सुनना ध्यान से, जैसे कपड़े धोने की बात है बिल्कुल अटेंशन चाहिए उनको। अभी तो देखो, आप क्या करते हो, सबसे पहले कपड़े धोने के लिए क्या करते हो? उसको भिगो देते हो। भिगोने से क्या होता है? बहुत जबरदस्त एडवांटेज होता है। सुनना ध्यान से, ये मान लो क्लॉथ पर क्या है? डस्ट पार्टिकल है, या मैं कह दूं ऐसे ऑयल ड्रॉपलेट है, या ग्रीस का ड्रॉप है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सोप सॉल्यूशन में डालोगे तो स्टीरेट आयंस कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। ऐसे क्यों अलाइन होंगे? क्योंकि मुझे पता है ये जो वेवी टेल है ये हमेशा ऐसा सरफेस ढूंढेगी जहां पर वाटर ना हो, ये अपने आप ऐसा सरफेस ढूंढेगी, अपने आप ऐसा सरफेस ढूंढेगी जहां पर वाटर ना हो। मतलब कपड़े में जितना भी डर्ट ग्रीस ऑयल कुछ भी गंदगी लगी होगी वहां पर ये स्टीरेट आयंस क्या हो जाएंगे? अपने आप अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ये क्या है? वाटर रिपेलिंग है, और ये क्या है? वाटर अट्रैक्टिंग है, वाटर लविंग है। अब आप मुझे बताओ, जैसे ये स्टीरेट आयंस इस ऑयल ड्रॉपलेट पे अलाइन हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूं मिसल का फॉर्मेशन हो जाएगा, कह सकता हूं ऐसे मिसल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे स्टीरेट आयंस 8-10 ही है क्या? 8-10 होंगे। छोटे से मिसल में हंड्रेड्स ऑफ स्टीरेट आयंस होंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर हंड्रेड्स ऑफ स्टीरेट आयंस होंगे तो सभी पर नेगेटिव चार्ज, और सभी पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे, और ये जो ड्रॉपलेट है ये बर्स्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं जिस क्लॉथ पे वो डर्ट पार्टिकल होगा वो वहां से छूट जाएगा। अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं स्टीरेट आयंस की। स्टीरेट आयंस क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट किसका एग्जांपल है? सर्फेक्टेंट का एग्जांपल है। सर्फेक्टेंट दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, दो चीजों के लिए। एक तो मिसलाइजेशन के लिए, मिसल के फॉर्मेशन के लिए, और दूसरा इमल्सिफिकेशन के लिए। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फैट ऑयल ग्लोब्यूल। यहां पर फैट ऑयल ग्लोब्यूल था, उसका क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया। कहीं सुना होगा आपने इमल्सिफिकेशन, है ना। तो मैं यहां पर कह सकता हूं
यहां पर ये जो स्टीरेट आयंस है, स्टीरेट आयंस के कारण क्या हुआ, जो फैट ऑयल ग्लोब्यूल था उसका क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। अब दिमाग में एक डाउट आएगा, सर एक बात बताओ, अगर ये ब्रेकडाउन हो गया, क्लॉथ से निकल गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है छोटे 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 ग्रीस पार्टिकल्स हो, वो दूसरी जगह आ जाए, इधर से दाग हटके इधर आ जाए, हो सकता है वापस अटैच तो हो सकता है, अटैच तो वापस हो सकता है, पर ये जो स्टीरेट आयन है ये होने नहीं देंगे। ऐसा क्यों नहीं होने देंगे, इसको समझना। जैसे ये बर्स्ट होगा और छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स में टूटेगा, तो होगा क्या, ये वापस से स्टीरेट आयंस है ना, अलाइन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, वापस से अलाइन हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्टीरेट आयन वाटर रिपेलिंग है, इनको तो ऐसा सरफेस चाहिए जहां पर वाटर ना हो, तो वापस से क्या हो जाएगा, स्टीरेट आयंस ऐसे अलाइन हो जाएंगे और फर्दर ये वापस से क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। फिर छोटे छोटे होंगे, फिर बर्स्ट हो जाएंगे, फिर छोटे छोटे होंगे, फिर बर्स्ट हो जाएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मतलब मैं कह सकता हूं सर्फेक्टेंट्स दो फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिसलाइजेशन के लिए और इमल्सिफिकेशन के लिए। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। तभी आप देखना, जब भी आप कपड़े भिगोकर निकालते हो तो जो पानी होता है वो काला पानी होता है, न कि वहां पर एक लड्डू बनता है या गोटी बनती है, काली गोटी नहीं बनती वहां पर। ऐसा नहीं होता कि काली गोटी दिखी या ऑयल मिल गया मेरे को, है ना, ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा डिस्पर्स हो जाते हैं, पूरे फैल जाते हैं पानी में, पूरा का पूरा अपन को काला पानी नजर आता है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को, ठीक है यहां तक, है ना। तो ये मेन क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप होता है। अब यहां पर एक और फंक्शन की बात करूं, मुझे तो बस एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, ये जो डर्ट पार्टिकल है, ऑयल ड्रॉपलेट है, ये कहां पर है, यहां पर है, अंदर है या बाहर है, अंदर है। और जो चीज अंदर होती है वो एब्जॉर्ब होती है, एडजॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है। मतलब मैं कह सकता हूं ऑयल डर्ट जो है वो इस सेंटर में क्या हो गया है, एब्जॉर्ब हो चुका है, और फिर क्या हो गया, उसका बर्स्ट हो गया, इमल्सिफिकेशन हो गया। अब देखो यहां पर तो बहुत बार ऐसे पूछ लेता है, ऑयल ड्रॉपलेट या ग्रीस ड्रॉपलेट एब्जॉर्ब होता है या एडजॉर्ब होता है, ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट यहां पर एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं अपन फटाफट। द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू फैक्ट that soap molecules form micelle around the oil droplet in such a way that hydrophobic part of stearate ion is in the oil droplet and hydrophilic projects out of grease droplet like bristles. Oil and grease can be absorbed, oil and grease can be absorbed into the hydrophobic centers of soap micelle and washed away. Thus soap helps in emulsification and washing away of oils and fats. The negatively charged sheet around the globules, prevent them from coming together and forming aggregates. ये कभी भी वापस से एकजुट नहीं हो पाएंगे, कंबाइन नहीं हो पाएंगे, एसोसिएट नहीं हो पाएंगे, और क्या हो जाएंगे, पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लो। कोलॉइडल सॉल्यूशन, है ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन को अपन ने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करा था। फर्स्ट अपन ने क्लासिफिकेशन करा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, सारे एग्जांपल याद करा दिए। सेकंड अपन ने करा था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, पूरा याद करा दिया। नेक्स्ट अपन ने क्लासिफिकेशन करा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डीपी पार्टिकल्स, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड कोलॉइड, और एसोसिएटेड कोलॉइड में अपन ने मिसल्स के बारे में पढ़ा। ये बात समझ में आ रही है। अल्टीमेटली अब अपन को वापस से उसी चीज पर आना है जहां पर मैंने आपको बोला था कि इस पूरे सेक्शन में मुझे पढ़ना क्या है, लायोफिलिक और लायोफोबिक। अब आप मुझे बताओ, यहां पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिखा हुआ है, हेडिंग, प्रिपेयर किसको करेंगे, लायोफिलिक को या लायोफोबिक को? फिलिक तो अपने आप ही बन जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा। तो यहां पर स्पेशल मेथड्स अपन को किसके देखने हैं, लायोफोबिक को देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें, लायोफिलिक सोल्स में बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली वार्मिंग दी सॉलिड विद लिक्विड डीएम। एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्टार्च विद वाटर, स्टार्च ऑर्गेनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां पर, ऑन दी अदर हैंड लायोफोबिक सोल्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड। लायोफोबिक को अपन स्पेशल मेथड से प्रिपेयर करते हैं, और यहां पर अपन स्पेशल मेथड्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज डिस्पर्जन मेथड एंड सेकंड इज कंडेंसेशन मेथड। इंपॉर्टेंट कौन सा है, डिस्पर्जन मेथड। एक मेथड मैंने आपको बताया था जिसका नाम क्या था,
पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन किसके अंदर आता है? डिस्पर्जन मेथड के अंदर आता है। ठीक है, तो डिस्पर्जन मेथड अपन को पढ़ने हैं, समझने हैं। इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा बनते हैं। पर अगर कंडेंसेशन मेथड की बात करूं, कंडेंसेशन मेथड के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल लाइन रिएक्शंस है। इसको कुछ नहीं समझना है, इसमें कुछ समझने का नहीं है। ये क्या है? सिर्फ सिंगल लाइन रिएक्शंस है। इसमें अपन को सिर्फ क्या करना है, इनके नाम पता होने चाहिए। अल्टीमेटली अपन को समझना कौन सा है, इंपॉर्टेंस किसको देनी है? डिस्पर्जन मेथड को। अब अगर डिस्पर्जन मेथड नाम से मैं मतलब निकालने की कोशिश करूं, सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कौन से मेथड से हो रहा है? डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड का मतलब क्या है? पार्टिकल्स का क्या हो रहा है? डिस्पर्जन हो रहा है। पार्टिकल्स का क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है। जिस मेथड में बड़े से पार्टिकल का ब्रेकडाउन होता है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, उस मेथड को बोलते हैं डिस्पर्जन मेथड। जिस मेथड में छोटे छोटे पार्टिकल्स का एग्रीगेशन होता है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। कंडेंस, एग्रीगेट हो रहे हैं, डिस्पर्स, फैल रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो डिस्पर्जन मेथड की बात करें, इन दिस लार्जर मैक्रो साइज पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू कोलाइडल साइज। बड़े से पार्टिकल को अपन क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। कंडेंसेशन मेथड की बात करें, इन दिस कोलाइडल साइज पार्टिकल्स आर बिल्ट अप by aggregating single ions or molecules. This method is known as condensation method. ठीक है, डिस्पर्जन मेथड कुल मिलाकर 3 टाइप के होते हैं: मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड एंड पेप्टाइजेशन। अगर मैं बात करूं कंडेंसेशन मेथड की, कंडेंसेशन मेथड का एक और नाम होता है एग्रीगेशन मेथड। ये 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड 2 टाइप के होते हैं, केमिकल मेथड 4 टाइप के होते हैं। फिजिकल मेथड 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट एंड बाय एक्सेसिव कूलिंग। कंडेंसेशन मेथड, केमिकल मेथड 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड एंड हाइड्रोलिसिस। अल्टीमेटली अपन को ये पढ़ने हैं, इनके सिर्फ नाम पता होने चाहिए और एक बार थॉरो रीडिंग कर देना, बस दैट्स इट। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर अपन बात करें डिस्पर्जन मेथड की, और डिस्पर्जन मेथड में अपन बात करेंगे मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड की। याद करो, कभी चटनी बनाई होगी, बनाई है घर में बनाई भी होगी या देखी भी होगी, है ना? क्या? हाँ, ये कहना पड़ेगा सीरियसली। मतलब लपक के डेडिकेशन, मतलब इस फेस का ही डेडिकेशन बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है, ये कहना पड़ेगा। मतलब बिन फालतू उठते नहीं है। जल्दी जाओ फटाफट, डिस्पर्जन मेथड पढ़ना है। अब यहां पर देखो, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाँ वाटर सॉल्युबल होती है ना, वाटर में डिजोल्व रहती है, वाटर में डूबी पड़ी रहती है, ऐसा। वाटर अट्रैक्टिंग होती है, डीएम अट्रैक्टिंग होती है। अच्छा, अब अगर ये इधर बात करें मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड की, हाँ चटनी बनाई होगी आपने। चटनी कैसे बनाते हो? धनिया की चटनी बनाई होगी, है ना? कैसे बनाते हो? धनिया पूरा का पूरा डाल देते हो मिक्सी में, धनिया पूरा का पूरा डाल देते हो, ऐसे बिल्कुल गट्ठर डाल देते हो, ऐसे थोड़ा डालोगे यार। हाँ, जितना आप उसको चॉप कर सकते हो उतना चॉप करोगे, और फिर क्या करोगे? मिक्सर ग्राइंडर में डाल दोगे, है ना? अच्छा, सूखी चलाओगे, पानी थोड़ा सा डालोगे, है ना? फिर स्वादानुसार नमक, खटाई, मिर्ची, अमचूर, नींबू, जो भी डालना हो, वो बहुत सारी चीजें हैं, है ना? चटनी बनाना नहीं सीख रहे, वैसे कपड़े धोना सीख लिया अपन ने, है ना? फिर उसको क्या करोगे? ग्राइंडर को चला दोगे, चटनी बन जाएगी, है ना? अब जो चटनी बनी, सच सच बताना, उस चटनी को टच करना और ऐसे ऐसे करना। मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल्स फील कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। अब अगर आप पार्टिकल्स फील कर पा रहे हो, तो ये पार्टिकल की साइज रेंज कहां पर होगी? कोलाइडल में या सस्पेंशन में?
सस्पेंशन में होगी, मतलब अभी तो क्या बना है, सस्पेंशन सोल्यूशन बना है, पर अपन को क्या बनाना है, कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है। मतलब इसकी फर्दर ग्राइंडिंग और करानी पड़ेगी, फर्दर क्या करानी पड़ेगी, ग्राइंडिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं बात करूं मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड की, किसकी बात करूं, मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड की बात करूं, तो मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड में क्या करना है अपन को, डिस्पर्जन मेथड नाम से समझ में आ रहा है, बड़े बड़े पार्टिकल है उनको क्या करना है अपन को, ब्रेक करना है, बड़े बड़े पार्टिकल है उनको क्या करना है अपन को, ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पार्टिकल को क्या कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे, पार्टिकल को क्या कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे। अब पार्टिकल को मैंने क्या कर दिया, जितना मैं ग्राइंड कर सकता था, जितना मैं ग्राइंड कर सकता था मैंने ग्राइंड करा, उसमें पानी डाला और क्या बना दिया, सस्पेंशन सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, सस्पेंशन सॉल्यूशन बना दिया। इस सस्पेंशन सॉल्यूशन को मैं किसके थ्रू पास कराऊंगा, कोलॉइडल मिल के थ्रू पास कराऊंगा। किसके थ्रू पास कराऊंगा, कोलॉइडल मिल के थ्रू पास कराऊंगा। कोलॉइडल मिल का वैसे डायग्राम नहीं दे रखा है आपके मॉड्यूल में, पर यहां पर मैंने मेंशन करा है, ये रहा कोलॉइडल मिल। अब मैंने क्या करा, सस्पेंशन सॉल्यूशन जो प्रिपेयर करा था वो यहां से पास कराया। अब ये जो कोलॉइडल मिल है ना, इसका कंस्ट्रक्शन लगभग लगभग वो आटे की चक्की नहीं होता, जिसे गट्टी भी बोलते हैं, चक्की भी बोलते हैं, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, मूवियों में भी बोलते हैं, और ऐसे बोलते हैं कि अगर बुरे कर्म करोगे तो जेल में चक्की पीसने पड़ेगी, है ना। तो चक्की आपने देखी होगी, चक्की में क्या होती है, दो व्हील होती है, नीचे वाली व्हील तो स्टेशनरी होती है, ऊपर वाली रोटेटिंग होती है। ऊपर डंडा होता है, बीच में छेद होता है, बीच में अपन गेहूं डालते रहते हैं और ऐसे गोल 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 करते रहते हैं। जैसे ही आटा पिस जाता है, ऑटोमेटिकली आटा चारों तरफ से स्पिल आउट होने लग जाता है। ठीक है, वो अपने आप क्या होने लग जाता है, आटा स्पिल आउट होने लग जाता है। वैसे ही कंस्ट्रक्शन है इसका, दो व्हील है, एक रोटेटिंग दूसरी भी रोटेटिंग, यहां जबरदस्त ग्राइंडिंग होती है। वहां पर सिर्फ एक ही रोटेटिंग थी, यहां दो दो रोटेटिंग है। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो आपने सस्पेंशन सॉल्यूशन प्रिपेयर करा था वो यहां से आपने डाला, जैसे यहां पर आएगा इसका क्या होगा, ग्राइंडिंग होगी, फर्दर पार्टिकल का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। और जैसे ही पार्टिकल की साइज कोलाइडल रेंज में आई, दोनों तरफ से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और क्या मिलेगा अपन को, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं दी सब्सटेंस टू बी डिस्पर्स्ड इज ग्राइंडेड एज फाइनली एज पॉसिबल एंड देन शेकन विद द डीएम टू फॉर्म अ सस्पेंशन। ठीक है, सबसे पहले क्या बना दिया अपन ने, सस्पेंशन सॉल्यूशन बना दिया। दिस सस्पेंशन इज पास थ्रू कोलॉइडल मिल वेयर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर ब्रोकन टू प्रोड्यूस पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंक और पेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें मेथड की, नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड। इसका एक और नाम है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अब आप मुझे बताओ ब्रेडिक्स कौन रहे होंगे, साइंटिस्ट रहे होंगे, बट नेचुरल सी बात है। अब ये साइंटिस्ट जो थे ना, ये इतने ज्यादा अमीर साइंटिस्ट थे कि आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत लपक के अमीर थे, इतने ज्यादा अमीर थे कि जब भी एक्सपेरिमेंट करते थे अमीर सब्सटेंसेस के साथ करते थे, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इनके साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही करा था एक्सपेरिमेंट। अब जब भी ये करते थे तो अमीर सब्सटेंसेस के साथ करते थे, तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम इसके क्या हो जाएंगे, मेन एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब अगर इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करें, इसको समझना। ये क्या है, आइस बात है, इसमें मैंने क्या डाल दी, आइस डाल दी, और थोड़ा सा नमक क्या कर दिया, स्पिल कर दिया। नमक क्या कर दिया मैंने इसमें, स्पिल कर दिया, ताकि बर्फ जो है वो जल्दी जल्दी पिघले नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें कंटेनर डाला, कंटेनर में मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और एक स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल दिया, QH। ठीक है, स्टेबलाइजिंग एजेंट इसलिए डाला है क्योंकि मुझे पता है किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, लायोफिलिक का या लायोफोबिक का, लायोफोबिक का। और लायोफोबिक को स्टेबलाइज करने के लिए अपन इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो अपन ने QH डाल रखा है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मान लो मुझे यहां पर गोल्ड का सोल्यूशन बनाना है। याद करो कोलाइडल गोल्ड भी मैंने आपको समझाया था। मुझे यहां पर क्या बनाना है, गोल्ड का सोल्यूशन बनाना है। गोल्ड के सोल्यूशन बनाने के लिए मुझे यहां पर रॉड किसकी लेनी पड़ेगी, गोल्ड की। ठीक है, और मैंने यहां पर क्या कर दिया, इन दोनों मेटल रॉड्स को कनेक्ट कर दिया बाहर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से, और यहां पर मैंने क्या स्ट्रक कर दी, एक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक कर दी। क्या स्ट्रक कर दी, एक इलेक्ट्रिक आर्क मैंने यहां पर क्या कर दी, स्ट्रक कर दी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से,
यहां पर क्या होगा, इतना जबरदस्त तरीके से टेम्परेचर राइज होगा कि ये जो गोल्ड की मेटल रॉड है ये क्या होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी और किस में कन्वर्ट होने लगेगी, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी। अब आप मुझे बताओ, सॉलिड गोल्ड लिक्विड गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो गोल्ड पार्टिकल की साइज बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। मतलब गोल्ड यहां पर क्या होने लग गया, पिघलने लग गया और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब कह सकता हूं जैसे जैसे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा ये यहां पर पूरे सोल्यूशन में डिस्पर्स होने लगेगा। अभी भी मैंने आर्क रोकी नहीं, अभी भी टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। होगा क्या, थोड़ी देर बाद ये जो लिक्विड गोल्ड है ये वेपर्स बनने की कगार पर आ जाएगा। किसकी कगार पर आ जाएगा? वेपर्स बनने की कगार पर आ जाएगा। और जैसे ही वेपर बनने लगेंगे मैं ये आर्क हटा दूंगा। आर्क मैंने हटाई, पर अभी भी अगर मैंने इसका एटमॉस्फेयर देखा, इसकी सराउंडिंग देखी, ये अभी बहुत ठंडी है। तो होगा क्या, जो गोल्ड के वेपर्स बन रहे होंगे वो फटाफट वहीं पे क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे। उनको इतना मौका भी नहीं मिलेगा कि वो एग्रीगेट हो सके, और वहीं के वहीं क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, सॉलिड गोल्ड थी, लिक्विड गोल्ड में कन्वर्ट हुई, पार्टिकल की साइज क्या हुई, डिक्रीज हुई। लिक्विड गोल्ड वेपर बनने की कगार पर आ गया, मतलब मैं कह सकता हूं पार्टिकल की साइज और डिक्रीज हुई, और मैंने उसको तुरंत क्या कर दिया, सॉलिडिफाई कर दिया। मतलब मैं कह सकता हूं जो पार्टिकल्स छोटे 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 थे वो सॉलिडिफाई हो गए। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो पार्टिकल साइज मिलेगी वो बहुत छोटी होगी, और वो जो छोटी पार्टिकल होगी वो किस में लाई करेगी, कोलॉइडल रेंज में लाई करेगी। उसकी साइज किस में लाई करेगी, कोलॉइडल रेंज में लाई करेगी। तो यहां पर क्या बनेगा, गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है बात सभी को? बस इसमें एक पॉइंट याद रखना, आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा है और इसमें भी नहीं दे रखा है, आप इसको लिख लो मॉड्यूल में। किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, लायोफिलिक का, लायोफोबिक का? लायोफोबिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और लायोफोबिक में अपन जानते हैं क्या होता है, चार्ज होता है। लायोफोबिक में जो चार्ज होता है ना वो 3 रीजन के कारण आता है। कितने रीजन के कारण आता है? 3 रीजन के कारण आता है। एक रीजन मैंने आपको बताया था, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। यहां पर जो चार्ज आएगा ना वो आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। लिखो, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर, सब लिखना है यहां पर मॉड्यूल में, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, और आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, सिर्फ लाइन दे रखी है। अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो साथ में एनसीईआरटी भी कवर हो रही है आपके, है ना? तो यहां पर अगर अपन बात करें, चार्ज ड्यू टू किसके कारण आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो लायोफोबिक सॉल्यूशन में जो चार्ज आता है वो 3 रीजन के कारण आता है। एक रीजन अभी बताया, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। एक रीजन मैंने पेप्टाइजेशन में बताया था, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, वो भी मैं लिखवा दूंगा आपको। और तीसरा रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? तो यहां पर चार्ज किसके कारण आता है, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है? अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, पर अगर थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करो तो आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज हो जाता है कि मेटल में से, मेटल एटम में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, जिसको यहाँ पर सोल्यूशन में मौजूद पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो सोल्यूशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। गोल्ड सोल नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन होता है। बात समझ में आ रही है? एक बार थ्योरी रीड कर लेते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा. An arc is struck between the metal electrodes under the surface of water containing some stabilizing agent such as a trace of KOH. The water is cooled by immersing the container in a ice bath. The intense heat of the arc vaporizes some of the metal which condenses under cold water. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड एक्सेट्रा। मेन एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। लास्ट मेथड जो आपने सुन रखा है, पेप्टाइजेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब इतना ही समझ में आ रहा है तो एक बात बताना, पेप्टाइजेशन अपन ने कब कैरी आउट कराया था, जब सोल्यूशन बना हुआ था या जब पपीता बना हुआ था? पपीता बना हुआ था। पपीता कब बनता है, जब पार्टिकल नीचे आता है।
और जब पेप्टाइजेशन होता है तो पार्टिकल ऊपर आता है, मतलब कह सकता हूं पेप्टाइजेशन इज अ ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे पता है कि आपको सब कुछ आता है, तो इसकी थ्योरी जाए भाड़ में। सबसे पहले तो मैं एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। कर लूं डिस्कस? जवाब दे पाओगे? पक्का? अब मान लो AgI का पपीता है और मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला AgNO3, तो आप मुझे बताओ यहां पर कॉमन आयन कौन है? Ag प्लस है। एडजॉर्ब कौन होगा? सोल्यूशन कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें, AgI का प्रेसिपिटेट है, मैंने Ki इलेक्ट्रोलाइट डाला, कॉमन आयन कौन है? तो एडजॉर्ब कौन होगा? सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें FeOH बोलते हैं, इसका प्रेसिपिटेट है, यहां पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला FeCl3, कॉमन आयन कौन होगा? अगर Fe+3 कॉमन आयन है तो एडजॉर्प्शन किसका होगा? सोल्यूशन कैसा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेक्स्ट अगर अपन बात करें FeOH बोलते हैं, इसका प्रेसिपिटेट है NaOH, इलेक्ट्रोलाइट अपन ने डाला, तो यहां पर कॉमन आयन कौन होगा? तो एडजॉर्ब कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें CDS का प्रेसिपिटेट है H2S, इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, यहां पर कॉमन आयन कौन होगा? S-2, तो एडजॉर्ब कौन होगा? तो आप मुझे बताओ, सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन या नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन? नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहां पर मैं कह सकता हूं चार्ज किसके कारण आ रहा है? ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ। लिखो, जुड़ते रहेंगे टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे टूटते रहेंगे। परमानेंट लेयर किसी में नहीं है, जो एडजॉर्ब हुआ है। बताया था अभी शायद तक। प्रेफरेंशियल चार्ज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, ये आपके मॉड्यूल में लिखा होना चाहिए पेप्टाइजेशन में। चार्ज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, चार्ज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, चार्ज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। ठीक है, चार्ज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। अब एक काम करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए इसकी थ्योरी भी पढ़ ही लेते हैं, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं पढ़े? The process of peptidization thus involves the adsorption of suitable ions, particularly a common ion. ठीक है, ये दूसरा रीजन मैंने लिखवा दिया कि सॉल्यूशंस पे चार्ज क्यों आता है ना? The process of converting a, सुनना ध्यान से, the process of converting a freshly prepared precipitate into colloidal solution by shaking it with DM in the presence of a small amount of electrolyte known as पेप्टाइजिंग एजेंट। ये जो अपन इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, ये जो अपन ने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जिसमें कॉमन आयन मौजूद था, इसे बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? जब इतना ज्यादा समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, और वो इतने जबरदस्त एग्जाम्पल हैं कि एक बार तो आईआईटी में भी पूछा जा चुका है वो एग्जाम्पल, एक बार नेट में भी पूछा जा चुका है, और एक बार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। और वो रहा, ये रहा एग्जाम्पल। सुनना ध्यान से, FeCl3 को मैंने गर्म पानी में डाला, बना पपीता, FeOH होल थ्राइस, प्रेसिपिटेट बना। अब आप मुझे बताओ, क्या कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा? अगर बनेगा, नहीं बना तो बहुत अच्छी बात है, अगर बनेगा तो कौन सा बनेगा? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? सॉल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, कॉमन आयन कौन सा इफेक्ट होता है बताना जरा, या मेरे को ही नहीं पता। ऑड आयन, लड्डू, ये कुछ और है, आयनिक मत लेकर आओ यहाँ पर। हाँ सुनो इधर, सॉल्यूशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और यहां पर पता है सॉल्यूशन कौन सा बनेगा? क्या है? पॉजिटिव होगा। अब इधर देखो, अच्छा इधर देखो, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। FeCl3 है, वाटर है, वाटर भी गरम गरम पानी है, उसमें मिला दिया। मुझे एक बात बताओ, वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक? शाबाश, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वाटर। वाह 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 वाह।
पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म कर दिया, और अभी तक ये नहीं समझ में आया वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अरे टमाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। पता नहीं कितने करोड़ों मॉलिक्यूल्स लोगे ना वाटर के, तब जाके एक H+ मिलेगा, इतना कम टूटता है, वीक होता है। अब ये वीक होता है, तो अब आप मुझे बताओ क्या पूरा टूटेगा? अब अगर ये पूरा टूटेगा नहीं तो पूरा इसको इस्तेमाल करेगा नहीं। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं ये जितना भी टूटा वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना गया? FeOH होल राइज। तो आप मुझे बताओ FeCl3 क्या खत्म हुआ? मतलब सोल्यूशन में ये भी है और ये भी है। अब आप मुझे बताओ कॉमन आयन कौन है? Fe+3 है। अब अगर कॉमन आयन Fe+3 है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर एड्सॉर्ब कौन होगा? Fe+3। सोल्यूशन होगा पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन। अभी आप पता है चीख चीख के चिल्ला रहे थे जब मैंने यहां पर ऐसे एग्जांपल पूछा था। वो एग्जांपल मैंने शुरुआत यहां से करी थी, देखो ना, देखो ना, ये देखो। जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सर कॉमन आयन Fe+3, एड्सॉर्ब कौन होगा? Fe+3। सर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आप बोल रहे थे पॉजिटिव चार्ज। और अगर थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, मैंने यहां से शुरू कर दिया, सर सोल्यूशन ही नहीं बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? अब तो नहीं भूलोगे ना? ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल दे रखा, सुनना ध्यान से। FeCl3 को डाला गर्म पानी में, और जब ये बना रहा था FeOH होल थ्राइस, तभी अपन ने यहां पर क्या मिक्स कर दिया? NaOH का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिक्स कर दिया। मतलब कंसंट्रेटेड NaOH मिला दिया। क्या मिला दिया? कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड। तब मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज होगा। सुनना ध्यान से, यहां से ये भी होगा और ये भी होगा, पर ये जो होगा ये ज्यादा होगा या कम होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, अब अपन ने क्या मिलाया इसी दौरान? कंसंट्रेटेड NaOH मिलाया। क्या मिलाया? कंसंट्रेटेड NaOH मिलाया। तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है ये रहा प्रेसिपिटेट, ये रहा NaOH। कॉमन आयन कौन सा नजर आ रहा है? OH- नजर आ रहा है, और ये कंसंट्रेटेड है, ज्यादा मात्रा में है, तो प्रेफरेंस इसको मिलेगी। और यहां पर OH- क्या हो जाएगा? एड्सॉर्ब हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। ये बात समझ में आ रही है? दोनों एग्जांपल समझ में आ गए? एनसीईआरटी में दे रखे हैं, पर एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं दे रखी है। उसने डायरेक्टली बोल रखा है FeCl3 को गर्म पानी में डालोगे तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, और कंसंट्रेटेड NaOH में डालोगे तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। वहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है, पर यहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। कर क्या रहे हो? मुझे एक बात बताओ, पपीता कौन बनाएगा? शाबाश। देख क्या रहे हो घूर घूर के? पपीता बनेगा AGI का। इधर देखो, सुनो इधर, कौन सा ऑप्शन? सी किसका आ रहा है? कैसे सी? क्या? इधर देखो, अच्छा इधर देखो, समझना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है नेट में, है ना? सुनना ध्यान से। अगर मैं यहां पर बात करूं AgNO3 की, AgNO3 प्लस KI, ये क्या बनाएगा? AgI का पपीता बनाएगा, प्लस KNO3। अब आप मुझे बताओ टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मैं बोल सकता हूं यहां पर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा तो क्या क्या आएंगे? मोल्स आएंगे। पर यहां पर वॉल्यूम है ml में, तो मिली मोल्स आएंगे। तो मैं कह सकता हूं AgNO3 के इनिशियली मिली मोल्स कितने दे रखे हैं? 10 मिली मोल। क्या दे रखे हैं? 10 मिली मोल। KI के कितने हैं? 10। ये जीरो, ये जीरो। टाइम t इज इक्वल टू t पे ये जीरो, ये जीरो, ये 10, ये 10। मतलब सिर्फ यही मौजूद है और ये मौजूद है।
अब आप मुझे बताओ कॉमन आयन किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? प्रेसिपिटेट के। क्या यहां पर AgI का कॉमन आयन मौजूद है क्या? I माइनस का है। क्या सोल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा, पपीता ही बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की बात करें, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यहां पर कितने मिलीमोल्स हैं? 20। के आई के कितने हैं? 10। 0 0। ये समझ में आ रहा है ना किसके लिख रहा हूं? है ना? टाइम t इज इक्वल टू t पर ये 10, ये 0, ये 10, ये 10। मतलब अब कौन कौन मौजूद है? ये तीनों मौजूद है। ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, कॉमन आयन किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? AgI के रिस्पेक्ट में। अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पर Ag प्लस है? क्या I माइनस है? नहीं है। क्या यहां पर Ag प्लस है? हाँ, कॉमन आयन है। पर जो कॉमन आयन है वो कौन है? पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन मिलेगा। मतलब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या मिलेगा? AgI एब्जॉर्ब कौन हुआ? Ag प्लस डॉट डॉट डॉट। और भी बहुत सारे आयन्स होंगे, NO3 माइनस होगा, K प्लस होगा, और भी बहुत सारे आयन्स होंगे, पर एब्जॉर्ब कौन होगा? Ag प्लस। मतलब कह सकता हूं पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन मिलेगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट की अगर अपन बात करें, AgI का पपीता बनेगा और KNO3 मिलेगा। अब एक बात मुझे बताओ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये कितना है? 10, ये कितना है? 20, ये कितना है? 0 0। टाइम t इज इक्वल टू t पर 0 10 10 10 तीनों मौजूद है। तो आप मुझे बताओ कॉमन आयन इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? दिख रहा है यहां पर I माइनस। ये बात समझ में आ रही है? इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे ना? अरे इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे क्या? इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो I माइनस दिख रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं AgI पर एड्सॉर्ब कौन हो जाएगा? I माइनस एड्सॉर्ब हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन मिलेगा यहां से। ये बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट है तो बोलो। पर क्या इतना लंबा करेंगे सर? कैसे करेंगे? सुनना ध्यान से। पपीता किसका बनेगा? AgI का। क्या बनाना है? नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। नेगेटिव चार्ज बनाना है मतलब एड्सॉर्ब किसको कराना पड़ेगा? कॉमन आयन को। कॉमन आयन कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव में I होना चाहिए। अब आप ये देखो कि I कहां से आ रहा है? I आ रहा है KI से। KI जहां भी ज्यादा होगा वही आंसर होगा। खत्म। क्या कह रहे हो? आया समझ में? पक्का? पूछ लो। देखो ना, देखो ना, इसी के बराबर है। सोल्यूशन ही नहीं बनेगा। ये नहीं देखना है कि रिलेटिव किसके ज्यादा है, इनके रिलेटिव देखना है। सुनो वापस। AgI का प्रेसिपिटेट है ना? AgI का क्या है? प्रेसिपिटेट। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए? नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए। नेगेटिव चार्ज कब मिलेगा? जब नेगेटिव आयन एड्सॉर्ब होगा। इन दोनों में से नेगेटिव कौन? I माइनस। कब मिलेगा? जब I माइनस एड्सॉर्ब होगा। अब I माइनस किस में होना चाहिए? एक्सेस में होना चाहिए। अब आप देखो I माइनस एक्सेस में कहां पर है? I कहां से आ रहा है? KI से। तो KI एक्सेस में होना चाहिए। दोनों बराबर। यहां पर ये ज्यादा है, यहां पर KI ज्यादा है, और यहां पर दोनों वापस से बराबर। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है प्योरिफिकेशन मेथड। क्या प्रिंटेड सोल्यूशन है इसमें? लिखना है? बताओ। लिखो फटाफट इसको। लिखो 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 लिखो। हाँ, 3 डॉट के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। यहां पर बहुत सारे आयंस मौजूद होंगे, जैसे कि NO3 माइनस होगा, K प्लस होगा, वो सारे सोल्यूशंस में मौजूद होंगे। Ag प्लस एसोसिएट हुआ है, 3 डॉट के बाद वो लिखेंगे जो फ्री स्टेट में मौजूद होंगे। बोलो ना। है
क्लास ओवर हो गई, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, है ना, और आराम से देना एग्जाम, कोशिश करना सिली मिस्टेक्स कम करो, पहला टेस्ट है आपका, है ना, गुड लक, ऑल द बेस्ट। एक और चीज, आपके सरफेस केमिस्ट्री की जो पीपीटी है वो मैंने अपलोड कर दी है, साथ ही साथ सॉल्यूशंस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में लिखे हुए थे वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, थैंक यू।